अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं अपने नम्स के पोर्शन के बायोलॉजी पोर्शन की डिस्कशन। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट की कंप्लेन की अपने नम्स के पोर्शन के अंदर के बायो वाला पोर्शन जो था वो टफ था, और यही एक स्टेटमेंट आपकी ग्रुप्स के अंदर भी रही, इनसाइट के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, और मेजरली सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर भी यही आप लोगों ने लिखा कि बायो का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस था। तो मैं हर सवाल को डिस्कस करते हुए आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि ये वाकई आउट ऑफ सिलेबस है या नहीं है, और साथ ही साथ ये भी बता रहा हूँ कि कैसे आपने एक आउट ऑफ सिलेबस सवाल को सेकंड या थर्ड राउंड के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और पहले सवाल से शुरू करते हैं। तो क्या कहता है कि विच फंक्शन कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू। इसको थोड़ा सा हम थिक कर लेते हैं, यहां से हमने इसको कर लिया थिक। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स। पहले मुझे बताएं कि क्या ये टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स वाला सिलेबस में से है या सिलेबस में से नहीं है। डेफिनेटली ये आपके सिलेबस में से है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में था। अब देखते हैं कि कौन सा फंक्शन नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स का। रिकॉग्निशन ऑफ सेल्स हैविंग नॉन सेल सरफेस मार्कर्स। लेक्चर के अंदर जहां पे देख लें, मैंने आपको इसका फंक्शन बताया था कि ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का फंक्शन होता है, तो लिपिड्स का फंक्शन है, तो डेफिनेटली इसको तो ऑप्ट नहीं करेंगे। वो कह रहा है कैन नॉट मेंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी। भाई ये तो फंक्शन कितनी दफा पढ़ रखा है, तो ये तो है। कहते हैं कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब ये एक सवाल, ये एक ऑप्शन बाइंडिंग लिगेंड्स फॉर इंट्रासेलुलर रिस्पांस, एक ये ऑप्शन। पहले दो ऑप्शंस देखते ही एलिमिनेट कर दे, क्योंकि वो तो झाबजा फंक्शन है, वो हर एस्पायरेंट ने पढ़ रखे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एमडी कैट एस्पायरेंट को इन दोनों ऑप्शंस में डिफर करना ना आए। ठीक है, तो चार्ली में देखें कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन या बाइंडिंग लिगेंड्स फॉर इंट्रासेलुलर रिस्पांस, इन दोनों में कैसे आपने फैसला करना है। देखें यहां पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आपको पता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन कौन से भाई लिपिड्स रेगुलेट करवा रहा होता है, नहीं पता आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपने चेन पढ़ रखी है, एक साइट प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, और फिर आपका फोटो सिस्टम आ रहा होता है। तो ये जो पूरी चेन चलती आ रही है एटीपी के बनना कीमियोस्मोसिस के थ्रू, आपको पता है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होता है, और जब प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होता है तो इलेक्ट्रॉन की कपल्ड मूवमेंट के साथ एटीपी का सिंथेसिस हो रहा होता है। तो इसकी वजह से ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करने वाला ऑप्शन है, थोड़ा सा सोचने पर हमें इसका जवाब मिल गया कि भाई ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। और अगर किसी के जहन में ये वाली बात नहीं भी आती जो मेरे जहन में आ गई, आप अगला ऑप्शन पढ़ेंगे बाइंडिंग लिगेंड्स फॉर इंट्रासेलुलर रिस्पांस। खुद सोचें कि आपने कभी लिपिड के बारे में पढ़ा है, इवन कि हमने भी कभी एमबीबीएस में ये नहीं पढ़ा कि लिगेंड को आपका लिपिड बाइंड करता है। नहीं, ये प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिगेंड को बाइंड करते हैं और 180 डिग्री रोटेट कर कर उस मॉलिक्यूल को जो उनके साथ आकर अटैच होता है इंट्रासेलुलर रिस्पांस को जनरेट करवा देता है। तो वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो या तो आयंस को बाइंड करते हैं, 3 आने पॉजिटिव बाहर 2 के पॉजिटिव अंदर, या फिर वो किसी लिगेंड को बाइंड करते हैं जब किसी इंट्रासेलुलर रिस्पांस की जरूरत पड़ती है। तो ये तो प्रोटीन्स का फंक्शन हुआ। तो यही आपका ऑप्शन एक प्यारा सा बन रहा होगा कि प्रोटीन्स को जो बाइंड करता है, वो जो लिगेंड्स को बाइंड करता है वो प्रोटीन होता है, वो लिपिड नहीं होता। तो ऑप्शन क्या बना, डेल्टा। दो तरीकों से, या तो आपको पता होगा या तो आपके जहन में ये बात क्लिक कर जाएगी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस एक जगह पे लिपिड्स वाकई रेगुलेट कर रहे होते हैं। दूसरी जो जहन में आपकी बात क्लिक करनी चाहिए थी, बीइंग एन एमडी कैट एस्पायरेंट, कि भाई लिगेंड को बाइंड लिपिड नहीं करता, लिगेंड को बाइंड हमेशा प्रोटीन कर रहा होता है। अगले सवाल की तरफ चलें, वो तो बड़ा ही आसान सादा सिंपल सा सवाल है। क्या कहता है, फॉलो द रूट ऑफ पेप्सिनोजन सिक्रीटेड बाय zymogen सेल्स। पेप्सिनोजन का रूट तलाश करना है, एक प्रोटीनेशियस एंजाइम है। ठीक है, प्रोटीनेशियस एंजाइम है। याद रखना है कि जिसका रूट जो होगा वो आपने बताना है कि भाई RER से इसका सिंथेसिस होता है। जहां पे SCR पहले लिखा हुआ उसको एलिमिनेट कर दें, क्योंकि सीक्वेंस में कभी भी पहले SCR नहीं आता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद पहले RER आता है, फिर SCR आता है, फिर गोल्जी ऑपरेटस आता है, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाकर वो सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स या तो बाइंड कर जाते हैं या फिर एक्सोसाइटोस करके या एमियोसाइटोस करके बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो याद रखिएगा जो पेप्सिनोजन का रूट होगा पहले RER आएगा। अब देखें डेल्टा में क्या कर दिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पहले लिख दिया, RER बाद में। कोई ये सीक्वेंस पड़ी है कहीं, कहीं नहीं पड़ी, एलिमिनेट कर दें। SCR के बाद RER, ये भी कोई सीक्वेंस नहीं है, एलिमिनेट। SCR के बाद माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल भी नहीं, तो बीटा तो देखते ही एलिमिनेट। RER के बाद SCR के बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से निकलने वाली सिक्रीशन, सिक्रीटरी वेसिकल्स। तो ये सीक्वेंस जो है, ये तो बहुत ही आसान सवाल स्टूडेंट्स, ये मैं कहता हूं कि ये सवाल तो आना भी चाहिए। और ये जो रूट्स होते हैं ना, अब इसी तरह का एक और सवाल मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया था
कि एक इंटैक्ट सेल वॉल के अंदर एक सेल जो है वो इंटैक्ट हो रखा है, उसमें सेल वॉल की जो आउटर से इनर जो मूवमेंट जब हम करते हैं तो वो कैसे क्या रूट क्या होता है, बाहर से अंदर की तरफ आए तो कौन सी सेल वॉल पहले आएगी, अंदर से बाहर जाए तो कौन सी सेल वॉल पहले आ रही होगी। मैंने आपको बताया था कि पहले मिडल लेमिला, फिर आपकी प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल, और अगर अंदर से बाहर जाए तो पहले सेकेंडरी वॉल, फिर प्राइमरी वॉल, फिर आपका प्राइमरी मिडल लेमिला आ रहा होगा। ठीक है, तो ये रूट्स वाले सवाल मैंने आपको बताया था कि आने, और ये आपको नजर भी आ रहा है कि इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा पेपर्स के अंदर। इसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, इस तरह के क्वेश्चंस को। आपने पता नहीं कितने ग्रुप्स के अंदर मेरे से पूछे, मैंने आपको हर क्वेश्चन का जवाब दिया है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पे नजर भी आ गई कि इस तरह के सवाल आते हैं। लेस रिएक्टिविटी ऑफ सुक्रोज इज ड्यू टू इट्स। अब देखें, मुझे अभी भी याद पड़ता है कि मेरा लेक्चर जो था वो यूट्यूब के ऊपर भी मैंने अपलोड किया था कि ट्रांसपोर्ट, ये जो प्रेशर फ्लो थ्योरी होती है उसके अंदर सुक्रोज ही क्यों एक ट्रांसपोर्टिंग डाइसैकेराइड होता है। मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग, वाहिद वो डाइसैकेराइड है जो नॉन रिड्यूसिंग होता है, और नॉन रिड्यूसिंग होने की वजह ये होती है कि इसके पास कोई फ्री एल्डिहाइड, कोई फ्री कीटोनिक ग्रुप मौजूद ही नहीं होता, और मौजूद ना होने की वजह से ये रिएक्टिविटी ही शो नहीं करता। और जो सुक्रोज रिएक्टिविटी नहीं शो करेगा तो उसके ट्रांसपोर्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं इसके बरक्स की वो रिएक्शन करे। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि ये लेस रिएक्टिविटी क्यों होती है, क्योंकि इसकी हाई सोलेबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं होता, लेस रिएक्टिविटी का पोलर नेचर से भी नहीं होता। अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, देखें अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दो ऑप्शंस आ गए। अब किसको ऑप्ट करेंगे? देखें यहां अगर ये लिखा होता ना अनअवेलेबिलिटी ऑफ फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोनिक फंक्शन ग्रुप, मैं इसको ऑप्ट कर देता, लेकिन अभी जो करेक्ट ऑप्शन यहां पे होगा वो अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, क्योंकि इस लिंकेज की वजह से यहां पर कोई फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोनिक ग्रुप मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो आपने इसी वजह से इस ऑप्शन को ऑप्ट करना है कि अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से फ्री एल्डिहाइड, फ्री कीटोनिक ग्रुप के ना होने की वजह से सुक्रोज नॉन रिएक्टिव हो जाता है और एक अच्छा ट्रांसपोर्टिंग डाइसैकेराइड बन जाता है। अगला सवाल भी बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर है। सुक्रोज इज यूज्ड एज अ ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज बिकॉज, अब देखें इट इज अ डाइसैकेराइड, बात तो ठीक है सुक्रोज के वाले से, इट इज अ डाइसैकेराइड, लेकिन क्या ये इसके ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट होने की वजह है? नहीं वजह। तो देखें इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इट इज सोलेबल इन वाटर, नहीं, ये कोई इसकी ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट होने की वजह नहीं है। इट डज नॉट चेंज ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये भी कोई वजह नहीं है। एलिमिनेट, तो बीटा जो है वो आंसर है। अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर का लकब मिल जाता है। अब उसने सिर्फ इन दोनों क्वेश्चन में आपका एक कॉन्सेप्ट चेक किया है। अब मैं होता ना अगर एग्जामिनर, मैं इसमें से मजीद क्वेश्चंस कौन से निकालूंगा कि बनने वाला कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वो क्या मोनोसैकेराइड होता है क्या डाइसैकेराइड। मैं आपका सवाल यहां पे देता ग्लूकोज का, ठीक है, ये मैंने आपको बात बता रखी है। और फिर इससे जो मजीद एक सवाल एक्सट्रैक्ट होता है, हो सकता है एमडी कैट के अंदर आए कि स्टोरेज आपका कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या वो पॉलीसैकेराइड होता है, क्या वो ओलिगो होता है, क्या वो मोनो होता है। याद रखिएगा वो एक पॉलीसैकेराइड होता है, उसको हम बोलते हैं स्टार्च। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी, वो एक पॉलीसैकेराइड होता है, उसको हम स्टार्च का नाम दे रहे होते हैं। तो तीन तरह के सवाल आपसे पूछता है, तीन तरह के सवाल कि बनने वाला फॉर्मिंग शुगर कौन सा है, ग्लूकोज है, ट्रांसपोर्टिंग कौन सा है, वो आपका उसने पूछ भी लिया सुक्रोज है, और स्टोरेज कौन सा है, स्टोरेज करने वाला कार्बोहाइड्रेट वो आपका स्टार्च होता है। तो मेनली इस क्वेश्चन से सिर्फ उसने एक कॉन्सेप्ट चेक किया। और क्या ये सवाल सिलेबस में से थे? बिल्कुल थे, ये वाले सवाल भी सिलेबस में से थे। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है ये सवाल? आप लोगों ने बड़ा कहा कि आउट ऑफ सिलेबस है भाई, कोरोना वायरस आ गया, आप क्या करें? कोरोना वायरस देखते हैं, कोरोना वायरस इज एनवेलप्ड वायरस, ठीक है, आराम आराम से तसल्ली से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। हैंड सैनिटाइजर्स एंड सरफेस क्लीनर्स वर रिकमेंडेड टू अवॉइड कोविड एपिडेमिक, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ कोरोना वायरस मेड दीज प्रोडक्ट्स इफेक्टिव। देखें, जो इसमें लॉजिक आप लोगों ने लगाना है ना, वो कभी भी आप पहले राउंड में नहीं लगा सकेंगे, जिसकी वजह से हमें इस सवाल को अभी लीव करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये सवाल सिलेबस में से है, ये अभी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इस सवाल को जब मैं सेकेंड राउंड के अंदर आप लोगों के साथ मिलकर सॉल्व करूंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो हम यहां पे लिख भी लेते हैं कि हमारा फिफ्थ सवाल अभी रिमेनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रोटीन्स विद टर्शियरी स्ट्रक्चर आर हेल्पफुल इन। अब देखें, इसमें जो मेजरली कॉन्सेप्ट उसने आपका चेक करने की कोशिश की है, दो तरह की प्रोटीन्स आपके सामने होती हैं, एक फिब्रस, एक ग्लोब्यूलर। फिब्रस के अंदर स्ट्रक्चर होता है सेकेंडरी, और जो ग्लोब्यूलर होती है इसमें टर्शियरी या क्वाटरनरी। जो फिब्रस होती हैं वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने वाली, और जो आपकी
ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं टर्शरी स्ट्रक्चर रखने वाली, वो फंक्शनल होती हैं। तो जहां पे भी स्ट्रक्चर दे एलिमिनेट कर दें। क्यों? क्योंकि टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन होता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता। कहता है कैरिंग मैसेजेस फ्रॉम ग्लैंड्स टू टारगेट ऑर्गन्स, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये एक फंक्शन है, और किसका फंक्शन है? हार्मोन्स का फंक्शन है। ठीक है, तो ये आपने बताना है कि आपके पास जो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होते हैं उनका एक फंक्शन होता है, और टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर ये फॉल भी करता है, फंक्शन है भाई। बीटा में देखें, मेंटेनिंग एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्किन, भाई स्ट्रक्चर आ गया एलिमिनेट। मेकिंग द मैट्रिक्स ऑफ, फिर स्ट्रक्चर आ गया एलिमिनेट। हेल्पिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, अब देखें ये क्या है भाई, ये तो फंक्शन तो है, लेकिन थोड़ा सा गौर करने पर हेल्पिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन ये तो मायोसिन का काम होता है। और मायोसिन क्या होती है? एक फिब्रस प्रोटीन होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर रखने वाली प्रोटीन होती है। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर क्या होगा? कैरिंग मैसेजेस फ्रॉम ग्लैंड्स टू टारगेट ऑर्गन्स, हार्मोन का काम होता है, और ये आपका एक फंक्शन भी है, टर्शरी स्ट्रक्चर से बिल्कुल बात रिजेंबल कर रही है। आगे मूव करते हैं। Rebounding is a process of straightening the curly hairs which bond is targeted by oxidizing agents used during this process। ये भी एक वैसा सवाल है जो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, हार्ड कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, लेकिन क्या आउट ऑफ सिलेबस है? नहीं आउट ऑफ सिलेबस। क्यों? क्योंकि हेयर के अंदर प्रोटीन होती है कैराटिन। कैराटिन का जिक्र आपको फिब्रस प्रोटीन वाले टॉपिक के अंदर मिलता है, तो इसको भी हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, सेकेंड राउंड के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Ions of heavy metal are harmful for living organisms because of their ability to। आयंस ऑफ हैवी मेटल आपकी इनहिबिटर्स की एग्जांपल में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ मिलते हैं। आयंस ऑफ हैवी मेटल इनहिबिटर्स होते हैं, और इनहिबिटर्स जो होते हैं वो आपने बताना है कि एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं बाय आइदर डीनेचरिंग इट और बाय ब्लॉकिंग इट फ्रॉम बाइंडिंग इट टू द ओरिजिनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अगर तो कंपेटिटिव है, नॉन कंपेटिटिव है तो फिर तो बिल्कुल ही डिस्टेबलाइज कर देगा। न्यूक्लिक एसिड कोई रिलेशन नहीं है, इंटरफेयर विद फैट के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है, ब्रेक ग्लाइकोसिडिक कार्बोहाइड्रेट के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है, डिस्टेबलाइज प्रोटीन्स, बिल्कुल ठीक बात है। बड़ा आसान और मजे का सवाल था, होप सो आप सबने जो है वो सही किया होगा। और ये जितना खौफनाक लग रहा है ना ये वाला सवाल देखने से, उतना ही आसान है। क्यों? क्योंकि इस डायग्राम से आपका पता नहीं कितनी दफा सामना हो रखा है। अब देखते हैं, चूज द ऑप्शन शोइंग द करेक्ट लेबलिंग ऑफ द डायग्राम। थोड़ा सा ऊपर से मिसिंग है, मैंने आपको बता दी है। अब देखें, ये एक आपके पास क्लोरोप्लास्ट बना हुआ है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थालाक्वाइड पड़ा हुआ नजर आ रहा है, उस थालाक्वाइड की मेम्ब्रेन के अंदर डार्क रिएक्शंस हो रहे हैं। ये आपको स्ट्रोमा नजर आ रहा है, उस स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शंस हो रहे हैं। लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स क्या है? एटीपी, NADPH, उनको केल्विन साइकिल इस्तेमाल कर रही है और उनको NADP+ और ADP के अंदर कन्वर्ट कर रही है। इसके जो अपने प्रोडक्ट हैं वो आपको पता है कौन से हैं, और इसका इनपुट क्या है, और इसका इनपुट क्या है, और इसका आउटपुट क्या है, वो आपसे उसने पूछा हुआ है। तो आपको पता है कि लाइट रिएक्शंस के अंदर थालाक्वाइड के ल्यूमन के अंदर H2O इस्तेमाल होता है, इनपुट के तौर पर जाता है, और O2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और केल्विन साइकिल के अंदर CO2 जाता है और आपके किसी शुगर मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, CH2ON। ठीक है, कोई भी शुगर मॉलिक्यूल हो सकता है, स्टार्च भी, ग्लूकोज भी। तो H2O आपका इनपुट है लाइट रिएक्शन का, और O2 जो है वो आपका आउटपुट है लाइट रिएक्शन का, CO2 इनपुट है डार्क रिएक्शन का, और आपका जो शुगर मॉलिक्यूल है वो आउटपुट है डार्क रिएक्शन का। तो इसमें यही तो पूछा है, ए बताओ भाई क्या होगा, सी बताओ भाई क्या होगा, भाई बी बताओ क्या होगा, भाई मुझे बताओ डी क्या होगा। तो आपको पता है ए जो होगा वो तो H2O होगा। तो देख लें कहां पे लिखा हुआ है, ए के अंदर अल्फा तो एलिमिनेट हो गया, इसमें CO2 कहता है, O2 कहता है एलिमिनेट कर दें इसको भी, तो बीटा चार्ली बचे। अब बी को देख लें, बी आपके पास CO2 होना चाहिए, तो मुझे बीटा में नजर आ रहा है ये ऑप्शन बी, इसमें शुगर लिखा हुआ है तो ये एलिमिनेट हो गया, तो क्या बचा भाई? चार्ली। तो क्या आपको अगले ऑप्शंस देखने की जरूरत है? नहीं, इसी से तो आपका टाइम बचता है कि भाई कैसे सिर्फ दो ऑप्शंस को देखना है कि वो सही होने चाहिए, और बाकियों को कैसे एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल किया मैंने यहां पे। क्या ये आपका सवाल सिलेबस से है? बिल्कुल है। तो इसको तो हम बिल्कुल समझते हैं कि हमारे सिलेबस में से है। आगे मूव करते हैं। Which mechanism would be compromised in the absence of cytochrome complex during light reaction of photosynthesis? इस पेपर के अंदर ना जो मेजरली मुझे चीज नजर आई है, उसने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट चेकिंग पे ज्यादा फोकस किया हुआ है कि मैं इसको निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, इसको डाल दूं तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ये किया है इस पूरे पेपर के अंदर, कुछ भी नहीं है। अब देखें क्या सवाल है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की एब्सेंस हो रही है। भाई साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पहले तो पता हो करता क्या है, भाई प्रोटॉन की पंपिंग करवाता है, और प्रोटॉन की पंपिंग इस तरीके से करवाता है कि भाई एक ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होगा तो एटीपी की सिंथेसिस हो रही होगी, ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स का फंक्शन होता है। अब किसी के ज़हन में अगर ये चीज क्लियर है ना,
तो वो ये बता सकता है कि उसकी एब्सेंस से क्या हो रहा होगा। भाई जो फंक्शन है अगर उस चीज को निकाल दिया तो वो फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अब जरा इस सवाल को देखते हैं, विच मैकेनिज्म वुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड, मतलब नहीं होगा इन द एब्सेंस ऑफ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। देखें, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल, नहीं, इसके आसपास भी नहीं भटकता। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता तो सोचते। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इससे भी कोई कंसर्न नहीं, से तो थैलाकोइड का कंसर्न है। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, नहीं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से नहीं, ये तो प्लास्टोक्विनोन का काम होता है, और वो भी किसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से, फोटो सिस्टम 2 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, हाँ यही तो बात बताई, तो यही आंसर है। क्या ये सिलेबस में से था? बिल्कुल था, ऑप्शन को हमने यस कर देना है। आगे मूव करते हैं। ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस आइसोमराइजेशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मजे का सवाल है, क्योंकि इसमें ऐसे ऑप्शंस भी आपको नजर आ रहे होंगे जहां पे आपको थोड़ा सा लगेगा कि भाई ये भी तो ऑप्शन बनता है सर। तो देखें, आइसोमराइजेशन ने टेक प्लेस करना है इन द फॉर्मेशन ऑफ। अब ऑप्शंस को देखें स्टूडेंट्स, बड़ा तसल्ली से मैं कह रहा हूं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 2-फॉस्फोग्लिसरेट। आपको पता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट की आइसोमराइजेशन से 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, मतलब इसकी तो फॉर्मेशन होती है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमराइज करता है G3P के अंदर, मतलब ये आइसोमराइज करके किसी को बनाता है, खुद तो ये आइसोमराइज करके नहीं ना बन रहा। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। G3P एंड फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, G3P DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की आइसोमराइजेशन से बनता है, और फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट ग्लूकोज 6-फॉस्फेट की आइसोमराइजेशन से बनता है। तो यही आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है बीटा। PEP किसी की आइसोमराइजेशन से नहीं बनता, पायरुवेट भी नहीं, बिल्कुल एलिमिनेट हो गया। फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट खुद नहीं बनता बल्कि इससे आइसोमराइज करके 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। ये बिल्कुल आपके अल्फा ऑप्शन की तरह का एक ऑप्शन रखा हुआ है, तो इसको भी आपने एलिमिनेट कर देना। देखें, आप लोग मुझसे यहां पे बहस करेंगे कि सर जी DHAP और ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट हैं, ये भी तो आइसोमराइजेशन से बन रहे हैं। भाई आइसोमराइजेशन से इस ग्लाइकोलिसिस के अमल के अंदर बनते नहीं है, बल्कि ये खुद आइसोमराइज करके किसी और चीज के अंदर कन्वर्ट होते हैं। और वो चीज क्या होती है कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट 2-फॉस्फोग्लिसरेट को बनाएगा और DHAP आपके G3P को बनाएगा। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। प्रेजेंस ऑफ PEP कार्बोक्सिलेज इन C4 प्लांट्स, बल्कि एक मिनट, एक चीज रह गई, क्या ये सवाल सिलेबस में से था? बिल्कुल आपके सिलेबस में से था। ठीक है, आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट। Presence of PEP carboxylase in C4 plants enable them to avoid photorespiration due to। अब क्या ये सिलेबस में से है? नहीं, ये आपके सिलेबस में से नहीं है। क्यों? क्योंकि C4 प्लांट्स का टॉपिक और फोटो रेस्पिरेशन का टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं था। तो ये वो सवाल है जिसको आपने देखते ही लीव कर देना था। आपने कहना था इसको मैं बाद में देखूंगा, मैं भी आपकी तरह ही कर रहा हूं। तो एक 5वां, 7वां और 12वां सवाल हो गया जो अभी तक हमने छोड़े हैं। Fats and proteins can be used as respiratory fuel. Which of the following serves as common molecule produced through their catabolism? देखें, वैसे तो हम ये ग्लूकोज के हवाले से बात करते हैं, ग्लाइकोलिसिस करने के बाद पायरुवेट बनेगा और फिर वो पायरुवेट बाद में एसिटाइल CoA के अंदर कन्वर्ट होगा और वही एसिटाइल CoA बाद में क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर कर देगा। लेकिन याद रखिएगा कि रेस्पिरेटरी फ्यूल जो मेन होता है वो आपका ग्लूकोज होता है, लेकिन ये जो फैट्स और प्रोटीन्स होते हैं ये भी आपके रेस्पिरेटरी फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। और पूछा है द फॉलोइंग सबसे कॉमन मॉलिक्यूल बताना है प्रोड्यूस थ्रू देयर कैटाबॉलिज्म, वो आपको पता है भाई एसिटाइल CoA होता है। पायरुवेट तो सिर्फ ग्लूकोज के टूटने से बनता है, नहीं। G3P नहीं, लैक्टेट बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर क्या लगाना है? एसिटाइल CoA। ठीक है, याद रखिएगा कॉमन जो मॉलिक्यूल होता है वो तमाम ग्लूकोज हो, फैट्स हो, प्रोटीन हो, सबके टूटने से एसिटाइल CoA बनता है। नई बात याद कर ली भाई। तो क्या ये सिलेबस में से था? इसको जरा लिख लेते हैं, बिल्कुल आपके सिलेबस में से था। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज डबल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम? याद रखिएगा, बड़ा आसान और अच्छा सवाल है, डायरेक्ट क्रैमिंग वाला। मैंने आपको 2 चैप्टर्स बताए थे, एक आपका एनिमेलिया और दूसरा आपका बायोडायवर्सिटी वाला चैप्टर, जिसमें से सवाल, ये दोनों ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे होते हैं। मतलब इसमें ज्यादा आपकी लर्निंग मैटर करती है इन कंपैरिजन टू योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये देख लें भाई, क्रैमिंग से सवाल पूछा हुआ है, कौन सा वायरस है जिसमें डबल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम है? रुबेला के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इन्फ्लुएंजा के अंदर भी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, HIV के अंदर भी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, स्मॉल पॉक्स वो वाहिद वायरस है जिसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम। पूछता भाई सिंगल स्ट्रैंडेड DNA किसके अंदर होता है, तो आपने पार्वो वायरस का नाम लेना था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो पार्वो वायरस होता है। ये वो वाहिद वायरस है जिसका 2 साल डायरेक्टली MD कैट के अंदर सवाल आया है, 2022 के अंदर भी, 2023 के अंदर भी। तो याद रखिएगा डबल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम आपके
स्मॉल पॉक्स के अंदर होता है। क्या ये सवाल सिलेबस में से था? बिल्कुल था। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एंजाइम इज कैपेबल ऑफ एक्टिंग ऑन अ वाइड रेंज ऑफ रिलेटेड सब्सटेंसेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस एंजाइम। बहुत ही आसान मजे का सवाल। एक एंजाइम कैपेबल है वाइड रेंज ऑफ रिलेटेड सब्सटेंस सबस्ट्रेट्स के ऊपर एक्ट करने के लिए। डेफिनेटली इंड्यूस्ड फिट मॉडल आपने पढ़ रखा है, आपके कौशल भैया ने ये मॉडल दिया ही इसीलिए था ताकि वो एक्सप्लेन कर सके ऐसे एंजाइम की उस प्रॉपर्टी को जो उनको रिलेटेड सबस्ट्रेट के साथ एफिशिएंटली रिएक्ट करने के काबिल बनाता है। अब कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस एंजाइम। अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसका करेक्ट आंसर है। अब आप देखेंगे कैसे उसने सिनोनिमस ऑप्शंस डाल के आपको घुमाया ताकि आप सोचें। अब देखें, हाईली स्पेसिफिक एंजाइम नहीं, ये तो लॉक एंड की मॉडल हो गया। नॉन रेगुलेटरी एंजाइम नहीं, ये भी लॉक एंड की मॉडल हो गया। इनफ्लेक्सिबल एक्टिव साइट, इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो चेंज ना हो सके, मतलब रिजिड, ये भी लॉक एंड की। तो जो बचा वाहिद ऑप्शन वो आपका रेगुलेटरी एंजाइम वाला है, क्योंकि रेगुलेटरी एंजाइम्स ही इंड्यूस्ड फिट मॉडल को फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये क्या सवाल सिलेबस में से था? बिल्कुल था। ठीक है, इसको हमने यहां पे लिख दिया कि ये सिलेबस में से था। आगे मूव करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्पांसिबल फॉर बेटर सर्वाइवल ऑफ इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया एक्सेप्ट। देखें, बैक्टीरिया को सर्वाइव करवाना है और सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि उसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद होनी चाहिए। एक तो वो इनकैप्सुलेटेड है तो वो बेटर सर्वाइवल के लिए कर रहा होगा, और अगर उसमें कैप्सूल मौजूद है तो उसकी पैथोजेनिसिटी हाई होगी, विथस्टैंड करेगा डिहाइड्रेशन को, बिल्कुल करेगा। स्ट्रिक्ट एडहेजन टू इंटरनल सर्फेसेस, बिल्कुल करेगा। इजी रिकॉग्निशन बाय होस्ट, भाई अगर होस्ट उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर लेगा तो उतनी जल्दी मार भी देगा। तो याद रखिएगा कि होस्ट से उसकी डायरेक्ट रिकॉग्निशन अगर हो गई तो उतनी जल्दी वो मर भी रहा होगा। हां, अगर होस्ट उसको जल्दी रिकॉग्नाइज ना कर सके तो उसके बचने के चांसेस बच जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन क्या होगा? डेल्टा। बड़ा आसान और मजे का सवाल, कॉन्सेप्ट चेकिंग। क्या ये सिलेबस में से था? बिल्कुल आपके सिलेबस में से था। आगे मूव करते हैं। Probiotics in infants formula milk are the normal bacteria flora to humans. They keep the bacteria healthy by doing all of the following actions except. अब देखें, आप इस सवाल को देखेंगे, आप पढ़ेंगे प्रोबायोटिक्स, इन्फेंट्स, मिल्क आ गया, नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा टू ह्यूमंस, दे कीप द बेबीज हेल्दी बाय डूइंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। आप देखेंगे प्रोबायोटिक्स हमने नहीं पढ़ा तो आप इस सवाल को जो है वो छोड़ देंगे और आगे मूव कर जाएंगे। मैं भी यही करने वाला हूं। एक्टिवेशन ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स नीड अ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल एक्सेप्ट। याद रखिएगा, रेगुलेटरी मॉलिक्यूल उन एंजाइम्स को चाहिए होता है जो इनएक्टिव वर्जन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ट्रिप्सिनोजन को अगर मैं देखूं तो इनएक्टिव वर्जन में प्रोड्यूस होगा ट्रिप्सिनोजन भी, काइमोट्रिप्सिनोजन भी। क्यों? क्योंकि ये अपनी एक्टिवेटेड वर्जन्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, या तो एसिडिक मीडियम के मिलने की वजह से या फिर अल्कलाइन मीडियम की वजह से, और दूसरा ये कि यही जो मीडियम है ये इनके लिए रेगुलेटरी मॉलिक्यूल के तौर पे एक्ट कर रहा है, और दूसरा ये कि इनकी सरफेस के ऊपर एक पेप्टाइड फ्रेगमेंट पड़ा होता है जो रिस्पेक्टिव मीडियम के मिलने के बाद जो है वो खत्म हो रहा होता है। याद रखिएगा, रेगुलेटरी मॉलिक्यूल जो होगा वो इन तीनों को चाहिए होगा, लेकिन रिप्सिन जो कि इंटेस्टिनल स्मॉल बोवल का एंजाइम है उसको नहीं चाहिए होगा। वो डाइपेप्टाइड्स को तोड़ता है अमीनो एसिड्स के अंदर। क्योंकि ये इनएक्टिवेटेड नहीं है तो आंसर क्या होगा? यही होगा। क्या ये सवाल सिलेबस में से था? बिल्कुल आपके सिलेबस में से था, और बड़ा जबरदस्त सवाल, बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन था। आगे मूव करते हैं। वीकेंड पेपिलरी मसल्स ऑफ राइट वेंट्रिकल वुड रिजल्ट इन कांस्टेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू। भाई एक बात मुझे बताएं, इस बात को ना भी पढ़ें तो राइट वेंट्रिकल से बैकफ्लो करके ब्लड और जाएगा कहां? भाई राइट एट्रियम के अंदर जाएगा। तो आंसर सिंपल सादा, बगैर सोचे समझे आंसर राइट एट्रियम होगा। आगे मूव करते हैं। अ पर्सन विद अ रिमूव्ड गॉल ब्लैडर एक्सपीरियंसेस डिफिकल्टी इन फैट डाइजेशन ड्यू टू। देखें, आपके गॉल ब्लैडर, लिवर का काम फैट को इमल्सिफाइड फैट्स के अंदर तोड़ना होता है, और ये मेनली होता है बाय द एक्शन ऑफ बाइल, जो आपका एंजाइम लेस होता है। मतलब यहां पे कोई एंजाइम नहीं होता, नो एंजाइम इज प्रेजेंट ओवर हियर। तो याद रखिएगा, चूंकि यहां पर बाइल का एक्शन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है रिमूव्ड गॉल ब्लैडर की वजह से, तो आपने बताना है कि हमारे अंदर इसमें क्या होगा? एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन फैट डाइजेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बाइल। बिल्कुल पूरा ही बाइल जो है वो एब्सेंट होगा, अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ बाइल। भाई तो उल्टी बात कर दी, रिड्यूस्ड अल्कलिनिटी ऑफ बाइल। भाई अल्कलिनिटी नहीं, एब्सेंस ऑफ बाइल पिगमेंट्स नहीं, पूरी बात करो। पूरा बाइल ही नहीं होगा तो बाइल पिगमेंट्स किधर से? ठीक है, आगे मूव करते हुए नेक्स्ट सवाल की तरफ। एंजाइम कैटालेज प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल्स फ्रॉम। देखें, कैटालेज की बात कर रहा है आपसे। कैटालेज की पीएच आपको हर जगह एग्जाम में पास पेपर्स के अंदर नजर आती है, 7.60 इसकी ऑप्टिमम पीएच होती है, मतलब एफिशिएंट फंक्शनिंग होती है। एक चीज रह गई पिछले सवाल के अंदर, क्या वो सवाल सिलेबस में से था? क्योंकि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। बिल्कुल आपके सिलेबस में से था। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इसमें हमने क्या बताया था, ये भी आपके सिलेबस में से था, इसको भी लिख लेते हैं जरा। यस,
18वां सवाल आपके सिलेबस में से वो हमने मेंशन कर दिया है। आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंजाइम कैटालिस्ट, ठीक है, हमने बात कर ली, ऑप्टिमम पीएच 7.60 है। अब देखें, आपने अपने सेल चैप्टर के अंदर ऑर्गेनेल्स पढ़ रखी हैं, पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोक्सिसोम, ये मैंने आपको पढ़ा भी रखी है। माइक्रोबॉडीज का पूरा एक लेक्चर मैंने आपको डिलीवर किया था। अब ऑल्दो ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं आपको नजर आती, लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ाई। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसमें से सवाल आता है। और ये कैटालेज जो एंजाइम है ना, ये आपका पेरोक्सिसोम का एंजाइम है। इसको क्या हो गया? ये आपके पेरोक्सिसोम का एंजाइम है। पेरोक्सिसोम आपके पास क्या है? माइक्रोबॉडीज हैं, आपको पता है, ठीक है। इसको यहां से रेज कर देते हैं, आपको पता है इस बात का। तो याद रखिएगा, पेरोक्सिसोम जो है वो आपकी माइक्रोबॉडीज होती हैं। इसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि कैटालेज जो होता है वो डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट नहीं करता, फोटो रेस्पिरेशन से तो बिल्कुल नहीं करता, ये तो C4 प्लांट्स का काम है। प्रोटीन लॉस नहीं। टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अल्कोहल मेटाबॉलिज्म, वो कैसे भाई? याद रखिएगा, दो एंजाइम पेरोक्सिसोम के अंदर होते हैं। एक पेरोक्सीडेज जो आपका क्या करता है? अल्कोहल के मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करता है इनटू द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ना, वो इटसेल्फ खुद भी टॉक्सिक होता है। वो खुद रिड्यूस होके अल्कोहल के रेजिड्यूज के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, जिसको पेरोक्सीडेज ने आकर न्यूट्रलाइज किया था। और H2O2 खुद कैटालेज की मदद से भी टूटता है। कैटालेज का यहां पर एक्शन होगा, इसको वो तोड़ेगा H2O के अंदर और एक हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर। तो आपने बताना है कि कैटालेज ये होने से रोक रहा है कि भाई H2O2 रिड्यूस होकर अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो ये रोक रहा है। तो दिस इज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अल्कोहल मेटाबॉलिज्म, जो कैटालेज होने से रोक रहा है। तो आपने बताना है, यही इसका आंसर है। आगे मूव करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलेटेड टू वेन्स? वेन्स के बारे में क्या सच है? तो वैल्व जो होती हैं वो एब्सेंट तो बिल्कुल नहीं होती भाई। यही तो पॉइंट आपको बता के कितनी दफा बताया गया है कि एक एमडी कैट एस्पायरेंट को ये पता होता है आर्टरीज में नहीं, आपके कैपिलरीज में नहीं, आर्टरीज में कुछ एक्सेप्शंस में होती हैं और वेन्स में तो आपको नजर आती है वैल्व। तो प्रेजेंट के ऑप्शंस को पकड़ लें, एब्सेंट वालों को एलिमिनेट कर दें। बीटा डेल्टा को देखना ही नहीं। प्रेजेंट होती हैं, वॉल थिकनेस थिक नहीं होती, आर्टरीज का कैरेक्टर है थिन होती हैं, ठीक है। इनका जो ट्यूनिका मीडिया होता है उसमें कम इलास्टिक फाइबर्स की वजह से ये थिनर होती हैं और 40 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर, ये बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या हुआ? चार्ली। बड़ा आसान और सिंपल सा। इस तरह टेबल के सवालों में ना वो जानबूझ के ये देखने में खौफनाक लग रहे होते हैं, जबकि अगर आप इनको गौर से देखेंगे ना तो दो चीजें आपको सही मिलेंगी, तीसरी को देखने की। मैंने क्या डायमीटर देखा? मुझे तो याद भी नहीं इनका डायमीटर, लेकिन फिर भी मैंने सही जवाब दिया। क्यों? क्योंकि मुझे बाकी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स का पता था। आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि ये आपके सिलेबस में से है कैटालेज का, ठीक है। और आपका ये जो वेन्स वाला सवाल है ये भी आपके सिलेबस में से है, ठीक है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड इन द एब्सेंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम? पहले पता हो लिम्फेटिक सिस्टम क्या कर रहा होता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि ये है आपकी ब्लड कैपिलरी और ये है आपकी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, ये इंटरस्टिशियम के अंदर ये सेल्स पड़े हुए हैं, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और ये आपकी लिम्फेटिक कैपिलरी। मैंने आपको बताया था कि ब्लड के अंदर से 30 लीटर फ्लूइड जो है वो यहां से लीव करता है और 27 लीटर जो फ्लूइड है वापस रिटर्न कर जाता है, जबकि जो रिमेनिंग 3 लीटर होता है वो आपके लिम्फ के थ्रू वापस से वेना केवा के अंदर खुलता है। तो ये जो 3 लीटर फ्लूइड होता है ये वापस से लिम्फ के थ्रू वापस लाना, ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है। अब वो ये कह रहा है कि लिम्फेटिक सिस्टम की एब्सेंस हो जाए तो क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा होगा। यही दो कीवर्ड्स हैं। पहले पता हो लिम्फेटिक सिस्टम करता क्या है, उसकी एब्सेंस आपने यहां पे मार्क कर देनी है और नॉट जो है वो वर्ड आपने पकड़ लेना है। अब देखें, ब्लड प्रेशर कॉम्प्रोमाइज होगा, मैं आपको बताता हूं। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, क्या होती है? ब्लड कंपोजिशन क्या होती है? डिफेंस मैकेनिज्म। देखें, डिफेंस मैकेनिज्म तो बिल्कुल हो रहा होगा, क्योंकि यहां पे कुछ आपको पता है व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर रोल प्ले करते हैं, तो ये तो कॉम्प्रोमाइज होगा। वो कह रहे हैं जो नहीं होगा तो इसको एलिमिनेट कर दें, तो ये आपका ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गया। ब्लड की कंपोजिशन, भाई ये भी कॉम्प्रोमाइज हो रही होगी, क्योंकि अगर लिम्फेटिक सिस्टम ना हुआ तो ये जो 3 लीटर वाला काम है यही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और इस 3 लीटर के अंदर ब्लड के बड़े मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और अगर ब्लड की कंपोजिशन कॉम्प्रोमाइज हुई तो ब्लड प्रेशर भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, क्योंकि ब्लड का प्रेशर दरअसल उसकी कंपोजिशन की वजह से ही होता है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ये हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड का काम होती है। हीमोग्लोबिन का कोई कंसर्न नहीं लिम्फेटिक सिस्टम के साथ, वो होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपकी प्रमोट हो रही होगी, ठीक है। तो क्या ये सवाल सिलेबस में से था? बिल्कुल आपके सिलेबस में से था और आपके कॉन्सेप्ट को चेक कर रहा था, ठीक है। इसको यहां पे हमने मार्क कर दिया।
The pressure of which molecules distinguishes blood from interstitial fluid? ब्लड के अंदर वो क्या है जो उसको डिस्टिंग्विश कर रहा है फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड? याद रखिएगा, ब्लड के अंदर आपको लार्ज प्रोटीन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, देखें लार्ज प्रोटीन्स तो सिर्फ और सिर्फ ब्लड के अंदर होती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन होगी भाई, 4 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें हाइड्रोफोबिक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तक अटेन हो जाता है, तो लार्ज प्रोटीन्स तो सिर्फ ब्लड में, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये दोनों में होते हैं, तो इसको एलिमिनेट कर दें। ग्लूकोज एंड आरबीसीज, भाई आरबीसीज तो सिर्फ ब्लड में होते हैं, लेकिन ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है इसमें दोनों ग्लूकोज जो इन दोनों में होता है, तो एलिमिनेट कर दें। एंटीबॉडीज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, भाई ये भी आपको मैंने बता दिया, एंटीबॉडीज चलो मान लिया ब्लड में सिर्फ होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो याद रखिएगा वो दोनों में होते हैं, मैंने आपको बता दिया। आरबीसीज जो होते हैं वो सिर्फ ब्लड में, और लार्ज प्रोटीन भी सिर्फ ब्लड में। तो आंसर हमने क्या मार्क करना है, यहां से जरा रेस कर दूं इस गंद को, आपने बताना है कि आपके पास डेल्टा जो है वो इस सवाल का जवाब होगा आरबीसीज एंड द लार्ज प्रोटीन्स लाइक हीमोग्लोबिन। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को इतने सूट कर भी नहीं रहे, उसमें एक एक बात गलत जरूर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा आरबीसीज एंड लार्ज प्रोटीन्स। आगे मूव करते हैं, क्या यह सवाल सिलेबस में से था? बिल्कुल आपके सिलेबस में से था। आगे मूव करते हैं, प्लांट्स ग्रोइंग इन सैलिन सॉइल फेस द प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन ड्यू टू। देखें ये वो सवाल है जिसमें आप में से काफी ने कहा कि 2 ऑप्शन सही हैं सर जी, देखते हैं क्या वाकई 2 ऑप्शन सही हैं। प्लांट्स ग्रोइंग सैलिन सॉइल, सैलिन सॉइल होती है जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, और सॉल्ट की कंसंट्रेशन जब बहुत ज्यादा होती है तब हम ये कहते हैं कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ गई। और यहां पे ना इस सवाल में आपको एक बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, आप लोग शायद मानेंगे भी नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा वो तो बिल्कुल नहीं मानेंगे इस बात को। सॉल्ट कंसंट्रेशन बड़ी ज्यादा है सैलिन सॉइल के अंदर, और सॉल्ट कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो ये जो वाटर पोटेंशियल होगा ना ये सॉइल के अंदर कम होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। ये डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम फेस करती हैं ड्यू टू, याद रखिएगा कि प्लांट्स के अंदर वाटर पोटेंशियल की कमी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसने अगर सॉइल से पानी को जज्ब करना है तो उसके अंदर खुद पहले वाटर पोटेंशियल कमी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टुवर्ड्स द एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। ऐसा हो जाए कि प्लांट का अपना वाटर पोटेंशियल कम है और सॉइल का वाटर पोटेंशियल, प्लांट का अपना वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, सॉइल का वाटर पोटेंशियल कम है, तो ये तो प्लांट से पानी, ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, मतलब सॉइल पानी ले रही है प्लांट से, प्लांट को फिर डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं कि अगर वाटर पोटेंशियल ऑफ रूट ज्यादा हो गया वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल से, तो उल्टा काम हो जाएगा, रूट से वाटर पोटेंशियल निकल के सॉइल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, और यही इस सवाल का बेस्ट ऑप्शन होगा। वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल जो है वो ज्यादा, ये तो उल्टी बात कर दी, इक्वल हो जाए उल्टी बात कर दी। बीटा को जरा देखें, सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ सॉइल इज लेस देन द सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ रूट। देखिए ये भी बिल्कुल ठीक बात है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि सॉल्यूट पोटेंशियल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाटर पोटेंशियल के और प्रेशर पोटेंशियल के। ठीक है, और सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो होती है वो इन तीनों के इनवर्स होती है। तो याद रखिएगा आपने ये वाली बात भी सही समझनी है, लेकिन चूंकि वो आपसे डिहाइड्रेशन की बात कर रहा है, पानी की बात कर रहा है, तो इस सवाल के अंदर आपने ये बताना है कि पानी के ऊपर हमने सॉल्यूट के ऑप्शन को प्रेफर नहीं करना। तो क्या ये सवाल आपके सिलेबस में से था? बिल्कुल आपके सिलेबस में से था। ठीक है, आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक द प्लाज्मा ऑफ रिकवर्ड पेशेंट्स। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें उसने आपका कॉन्सेप्ट, एक कीन कॉन्सेप्ट कैसे चेक किया। The plasma of recovered patients was injected in COVID patients. This proved quite effective. Which component of plasma do you think was responsible for this? क्या कह रहा है स्टोरी बना के कि प्लाज्मा रिकवर्ड पेशेंट्स का निकाल लिया गया, उसको इंजेक्ट कर दिया गया कोविड पेशेंट्स के अंदर, ये बड़ा इफेक्टिव साबित हुआ। Which component of plasma do you think was responsible for this? भैया आपको पता है कि एक बंदे को जब कोई बीमारी हो रखी है तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म उसके खिलाफ एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर लेता है। अब अगर सिरिंज की मदद से मैं उस ब्लड को निकाल लूं तो एंटीबॉडीज की वजह से किसी दूसरे इंडिविजुअल के अंदर वो एंटीबॉडीज का एक्शन हो जाएगा। इसको मैं बोलूंगा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। क्या मैंने कहा? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। और यही वो कॉन्सेप्ट था जो इस क्वेश्चन के थ्रू आपसे उसने चेक किया, इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट, कि पैसिव इम्यूनिटी का बच्चे को पता है या नहीं। अगर आपको पता था तो आपने इस सवाल का जवाब, मैं मान ही नहीं सकता कि गलत लगाया था। एंटीबॉडीज इसका आंसर है, इंटरफेरोन्स तो दोनों में होंगी, प्लाज्मिनोजन इनएक्टिव है, ये कहां से आ गया, इंटरल्यूकिन 1 भी दोनों में होगा तो एलिमिनेट। तो चार्ली जो एंटीबॉडीज है, सिर्फ इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट चेक किया उसने आपका, बिल्कुल ठीक है। अब देखें पेपर मजे का कैसे बनता है।
पेपर इन्हीं सवालों के थ्रू मजे का बनता है। डायरेक्ट सवाल भी किया जा सकता था, भाई आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, एंटीबॉडीज इंजेक्ट की जाती हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने स्टोरी बनाई, कोविड-19 का सवाल डाला ताकि बच्चे कंप्लेनिंग जोन के अंदर चले जाएं कि भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, कोविड-19 कहां से। असल में कोविड-19 का तो सवाल ही नहीं हो रहा, कोविड-19 का सवाल नहीं हो रहा, यहां तो प्लाज्मा का सवाल हो रहा है, यहां तो इम्यूनिटी का सवाल हो रहा है, और यही आपके पेपर को मजे का बनाता है। क्या ये सवाल आपके सिलेबस में से था? बिल्कुल आपके सिलेबस में से था, ठीक है, तो इसको हम यहां से एलिमिनेट कर देंगे। आगे, चूज द वन विच इज एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, इसको जरा रेस करते हैं। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की एग्जांपल में क्या फॉल कर रहा है? याद रखिएगा, दो तरह की इम्यूनिटी होती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर। एक नेचुरल, जिसमें बॉडी आहिस्ता आहिस्ता इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, लेकिन आर्टिफिशियल के अंदर हम एंटीजेंस इंजेक्ट करवाकर बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं कि वो एंटीबॉडीज को बनाए। अब उसकी एग्जांपल्स कौन सी है? मैंने आपको खुद बताया था, और आपने जिस भी इंस्टीट्यूट से तैयारी की होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि उसने आपको ये ना बताया हो कि वैक्सीनेशन जो होती है वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की एग्जांपल होती है। अब कहता है फीटस रिसीविंग एंटीबॉडीज ऑफ मदर थ्रू प्लासेंटा। याद रखिएगा, ये जो फर्स्ट क्लोस्ट्रम मिल्क होता है, ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की एग्जांपल होती है। ये आपकी फेडरल की बुक के अंदर मेंशन भी है, तो जितने स्टूडेंट्स फेडरल को पढ़ने वाले उनको तो इस बात का पता होगा। मैं मान नहीं सकता ऐसा ना पता हो। मदर रिसीविंग एंटीबॉडीज, ये तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की एग्जांपल होगी, एलिमिनेट कर दें। बेबी रिसीविंग एमएमआर शॉट्स, अब इसको जरा देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ड्यू टू प्रीवियस इन्फेक्शन। प्रीवियस इन्फेक्शन जब होता है तो आपकी बॉडी के अंदर मेमोरी टी सेल्स की वजह से एंटीबॉडीज वापस से बन जाती हैं, तो ये तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी की एग्जांपल हुई। वो कह रहे हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की ये वैक्सीनेशन होती है, और ये जो वैक्सीनेशन एमएमआर शॉट्स के थ्रू दी जाती है, हमने बताना है कि ये एंटीजेंस को स्टिमुलेट, एंटीजेंस बॉडी के अंदर खुद आकर एंटीबॉडीज को स्टिमुलेट करती हैं, और ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की एग्जांपल, ठीक है। तो बड़े मजे के ऑप्शंस के थ्रू आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट उसने चेक किया। बड़ा मजे का और इंटरेस्टिंग सवाल था। क्या ये सवाल सिलेबस में से था? बिल्कुल आपके सिलेबस में से था। आगे मूव करते हैं। Which of the following type of T cells are required for the activation of B cells? अब अगर किसी ने मुझसे पढ़ रखा है ना, तो वो इस सवाल का जवाब गलत दे ही नहीं सकता, और किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रखा है तो मैं मानता नहीं हूं कि उसने आपको ये बात ना बताई हो। मैंने एक बात से बताया था कि हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं, हेल्पर टी सेल्स आपके इंटरल्यूकिन 1 को बनाते हैं, IL-1 को बनाते हैं, और IL-1 के 3 काम होते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को, ह्यूमरल इम्यूनिटी को बनाना, जिसमें बी सेल्स की फॉर्मेशन आ जाती है, और यही तो कह रहा है एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स कौन करवाएगा, और इसके अलावा फर्दर प्रोलिफरेशन ऑफ टी सेल्स की करवाना, ताकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर हेल्प हो रही हो। तो आपने बताना है एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स करवाना ये इंटरल्यूकिन 1 का नहीं, बल्कि हेल्पर टी सेल्स फर्स्ट जो प्रीकर्सर था उसका काम होता है। वो यही पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टी सेल्स। तो टी सेल्स की बात तो हेल्पर टी सेल्स का काम होता है। ये पूरा पाथवे मैंने आपको इनसाइट के लेक्चर्स के अंदर दिया था, प्रोवाइड किया था, याद करें। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स नहीं होगा, सप्रेसर टी सेल्स बिल्कुल नहीं, मेमोरी टी सेल्स तो इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले करते हैं, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। आगे सवाल बड़े आसान और मजे के हैं, लेकिन एक चीज रह गई, क्या ये सवाल सिलेबस में से था? बिल्कुल आपके सिलेबस में से था। इम्यूनिटी का चैप्टर आपके सिलेबस में है ना, ठीक है। आगे मूव करते हैं। व्हाट इज द फेट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर? फेट का मतलब होता है किस्मत। किस्मत क्या है न्यूरोट्रांसमीटर की? आफ्टर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस साइनैप्स। ऑप्शंस को पढ़ते जाएं, ऐसा हो नहीं सकता कि आप करेक्ट ऑप्शन की तरफ ना पहुंचे। आपको पता है न्यूरोट्रांसमीटर जो बाइंड करता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर के साथ, वो बाद में चलकर डिग्रेड कर दिया जाता है उसी के एंजाइम्स की मदद से। इट इज टेकन इनटू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, नहीं, ये तो पहले होता है काम। रिमेन्स बाउंड टू, नहीं, बाउंड नहीं रहता। रिमेन स्ट्रेन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, नहीं, ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम, बिल्कुल ये बात आपने पढ़ भी रखी है। और ये डायरेक्टली, ये कितना मजे का और इंटरेस्टिंग सवाल है कि सिंपल एक स्टेटमेंट के थ्रू बस ये पूछा है न्यूरोट्रांसमीटर का फेट क्या। और ये मेरा ख्याल है कि मैंने आप लोगों से डिस्कस भी कर रखा है जो स्टूडेंट्स रह चुके हैं, ठीक है। क्या ये सवाल सिलेबस में से था? बिल्कुल सिलेबस में से था। आगे मूव करते हैं। Which immediate change is brought about in the postsynaptic membrane on binding with excitatory neurotransmitter? क्या उसने कहा कि इमीडिएट चेंज क्या होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर, जब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर पड़े हुए रिसेप्टर्स आपके एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के साथ बाइंड कर जाते हैं। देखें, वो खाली न्यूरोट्रांसमीटर भी लिख सकता था, लेकिन थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा किया और एक्साइटेटरी लिखा ताकि आप गलती से भी गलती ना कर दें।
तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का क्या काम होता है कि वो सोडियम गेट्स को ओपन करता है ताकि डीपोलराइजेशन कर्व जो है वो आगे मूव करे और फर्दर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवाने के लिए ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कैल्शियम गेट्स नहीं, वो तो प्री साइनेप्टिक के अंदर ओपन होते हैं। सोडियम गेट्स क्लोज, उल्टी बात कर दी, एलिमिनेट। सोडियम पोटेशियम पंप सीजेस टू वर्क। भाई ये तो किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से होगा वरना नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा इसमें? सोडियम गेट्स ओपन। आगे क्या सवाल किया हुआ है 30 के बाद? ठीक है 31। ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स हाइपर पोलराइजेशन वुड नॉट ऑकर इफ। हाइपर पोलराइजेशन नहीं हो रही होगी। पहले तो बताओ हाइपर पोलराइजेशन होती क्यों है। मैंने आपको बताया है कि इस पेपर के अंदर जो मेजरली मुझे चीज नजर आई है वो सिर्फ उसने ये टेस्ट किया हुआ है कि ये चीज ना हो तो इससे क्या होगा। आपका काम सिर्फ ये था कि आपने पढ़कर जाना है कि ये चीज हो तो इससे क्या होगा। तो डेफिनेटली आप बड़ा इजीली इस चीज को डिटरमिन कर सकते हैं और बड़ा इजीली सवाल के जवाब तक पहुंच सकते हैं कि अगर ये चीज ना हुई तो उससे क्या होगा। अगर आपको ये पता है कि अगर ये चीज मौजूद है तो उससे क्या होगा। ठीक है, तो हाइपर पोलराइजेशन होती क्यों है पहले तो ये बताओ। आपको पता है कि यहां पर लीकी या लाउसी के पॉजिटिव गेट्स मौजूद होते हैं जिनकी डिले क्लोजिंग की वजह से आपकी कर्व जो होती है वो जरूरत से ज्यादा ही नीचे चली जाती है। और ये जो कर्व का ये पॉइंट है इसको हम हाइपर पोलराइजेशन का कर्व मेंशन करते हैं। तो हाइपर पोलराइजेशन तब नहीं होगी जब लीकी के पॉजिटिव गेट्स जो है वो मौजूद ना हो, या फिर के पॉजिटिव गेट्स मौजूद तो हो लेकिन वो लीकी ना हो। अब देखते हैं सोडियम गेट्स डिडंट क्लोज इन टाइम, कोई रिलेशन नहीं है सोडियम गेट्स का। सोडियम पोटेशियम पंप कोई रिलेशन नहीं, कैल्शियम गेट्स कोई रिलेशन नहीं। तो पोटेशियम अब देखें, आपको सिंपली यही पता हो कि हाइपर पोलराइजेशन का कंसर्न जो है वो के पॉजिटिव गेट्स के साथ है, आप तब भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने यहां सोडियम गेट्स लिखा हुआ है, यहां सोडियम पोटेशियम पंप लिखा हुआ है, यहां कैल्शियम गेट्स लिखा हुआ है। पोटेशियम गेट्स एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, वर नॉट सो लाउजी। और एग्जैक्टली वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई स्टूडेंट्स। ठीक है, ये वाली बात हमारी यहां पर वाइंड अप होती है। अब कहता है which of the following is the characteristic of electrical synapse। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आपके दो तरह के साइनेप्सिस सिलेबस में पीएमडीसी के आउटलाइंस के अंदर मेंशन है। एक आपका केमिकल साइनेप्स और एक आपका इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में बुनियादी फर्क ये है कि केमिकल साइनेप्स जो होते हैं वो रिलेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन के होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर केमिकल एजेंट्स न्यूरोट्रांसमीटर्स आ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में कोई केमिकल एजेंट्स नहीं होते, कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं होते। ठीक है, तो अब क्या कहता है? प्रेजेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं, ये इसका कोई कैरेक्टर नहीं होता, ये इसमें होता ही नहीं है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है। सोडियम पोटेशियम ग्रेडियंट नहीं। प्रेजेंट एब्सेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, बिल्कुल। अब देखिए बीटा भी ठीक लग रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, लेकिन वो दोनों के बारे में सही बात है, केमिकल के बारे में भी और इलेक्ट्रिकल के बारे में भी। वो एक एक्सक्लूसिव फीचर बताओ, एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक बताओ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का, वो एब्सेंस होता है न्यूरोट्रांसमीटर का, के बगैर न्यूरोट्रांसमीटर के आपके पास जो नर्व इंपल्स है वो ट्रेवल करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या ये सवाल सिलेबस में से था? बिल्कुल आपके सिलेबस में से था। एक पीछे सवाल रह गया, क्या वो सवाल आपके सिलेबस में से था? बिल्कुल आपके सिलेबस में से था। और एक और सवाल भी मेरा ख्याल है ऊपर रह गया, उसके बारे में हमने नहीं कहा कि ये सिलेबस में से, बिल्कुल ये सवाल भी आपके सिलेबस में से था। ठीक है, आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। Which option given below characterizes refractory period? रिफ्रैक्टरी पीरियड को कैटेगराइज कौन कर रहा है, कैरेक्टराइज कौन कर रहा है? देखें, रिफ्रैक्टरी पीरियड और पोलराइज स्टेट में जो बुनियादी फर्क होता है वो ये होता है कि पोलराइज स्टेट के अंदर एक मेम्ब्रेन में यहां पर अगर ड्रॉ करता चलूं तो ये जो बाहर की तरफ आपको पॉजिटिव चार्ज मेम्ब्रेन की नजर आता है और अंदर की तरफ आपको नेगेटिव चार्ज नजर आता है। बुनियादी फर्क ये है कि पोलराइज स्टेट के अंदर जो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है वो Na पॉजिटिव आयंस की वजह से, और अंदर की तरफ जो नेगेटिव होता है वो K पॉजिटिव आयंस की वजह से होता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर ये चीज उल्टी हो जाती है कि बाहर होता तो पॉजिटिव चार्ज ही है लेकिन Na पॉजिटिव नहीं, K पॉजिटिव आयंस की वजह से, और अंदर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो Na पॉजिटिव आयंस की वजह से होता है। ये चीज मैंने आपको खुद बता रखी है और डेफिनेटली आपके खुद टीचर्स ने भी आपको अपनी एकेडमी के अंदर प्रैक्टिस करवा रखी होगी। नहीं भी करवा रखी तो आज यहां पे याद रखिएगा बात को कि आपने बताना है रिफ्रैक्टरी पीरियड को कैटेगराइज यही एक चीज करती है, कहता है रिवर्सल ऑफ चार्जेस। रिवर्सल ऑफ चार्जेस नहीं, रिवर्सल ऑफ चार्जेस नहीं होता। चेंज इन टाइप ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, बिल्कुल टाइप ऑफ आयंस जो होती है वो डिफर कर रही होती है दोनों स्टेट्स के अंदर। नेक्स्ट इंपल्स कैन बी कंडक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर नेक्स्ट इंपल्स कंडक्ट नहीं होती। मेम्ब्रेन पोटेंशियल +50, ये तो एक्शन पोटेंशियल की बात हो गई ना। ठीक है, आपके हाइपरपोलराइजेशन के अंदर तो नेगेटिव में होता है तो इसको एलिमिनेट कर दें, या रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर चेंज इन टाइप ऑफ आयंस, बिल्कुल ये आपकी ठीक बात है। आगे मूव करते हैं, क्या ये सवाल आपके सिलेबस में से था? बिल्कुल आपके सिलेबस में से था।
आगे सवाल में क्या कह रहा है, ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट बर्ड्स रिक्वायर द कोऑर्डिनेशन ऑफ मेनी स्केलेटल मसल्स विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हैज टू बी वेल डेवलप्ड। बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन और बड़ा आसान, सेरिबेलम इसका आंसर है। हमने इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना, सिलेबस में से सवाल था आपके। आगे सवाल में क्या कहता है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज एक्टिवली यूज्ड बाय मैथमेटिशियन ट्राइंग टू फॉर्मुलेट अ न्यू इक्वेशन। मैंने आपको सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के लेक्चर में बताया था कि ये जो मैथमेटिक्स या लॉजिक्स लगाने होते हैं इसमें हमारा सेरिब्रम इन्वॉल्व होता है और कोई ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता। हिपोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी की फॉर्मेशन में, शॉर्ट टर्म मेमोरी की फॉर्मेशन में, एमिगडाला पनिशमेंट प्लेजर की सेंस देता है, पॉन्स स्लीप एंड ड्राउजीनेस की या ट्रांजिशंस करवाता है, या फिर रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सेरिब्रम। बड़ा आसान और मजे का सवाल सिलेबस में से था, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अ डेजर्ट मैमल faces severe dehydration in a hot sunny day which internal condition would lead to secretion of ADH। देखें, डायरेक्ट सवाल ये भी किया जा सकता था कि विच इंटरनल कंडीशन वुड लीड टू सिक्रीशन ऑफ एडीएच, लेकिन जानबूझ के कहानी बनाई गई कि मैमल ही है, फेसेस सीवियर डिहाइड्रेशन इन अ हॉट सनी डे। तो अब मुझे बताओ सिक्रीशन ऑफ एडीएच किस वजह से। तीन फैक्टर्स होते हैं जो एडीएच की सिक्रीशन आपकी बुक्स के अंदर आपको मिलते हैं, या तो लॉस इन ऑस्मोटिक पोटेंशियल हो, या फिर ब्लड प्रेशर में लॉस हो, डिक्लाइन हो, या फिर ब्लड वॉल्यूम के अंदर लॉस हो। तो ये तीन फैक्टर्स होते हैं जो एडीएच को आके स्टिमुलस देते हैं ताकि ये ज्यादा पानी की रीअब्जॉर्प्शन करवाए नेफ्रोनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। कहता है हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, हाई नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट। हाई ब्लड प्रेशर, हाई नहीं। लो ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड, बिल्कुल ये ठीक है। लो सल्यूट पोटेंशियल ऑफ ब्लड का मतलब होता है हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, और हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो भी ये वाला काम नहीं करता। ऑप्शन ऊपर अभी हमने एलिमिनेट किया तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, चार्ली। क्या ये सवाल आपके सिलेबस में से था? बिल्कुल आपके सिलेबस में से था। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डिसऑर्डर वुड बी डायग्नोज्ड बाय अ डॉक्टर ऑन सीइंग अ पेशेंट विद थिक एंड ड्राई स्किन, पफी आईज एंड लो मेटाबॉलिक रेट। देखें, लो मेटाबॉलिक रेट, ये मैंने आपको आज सेशन के अंदर एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रखा है एग्जैक्टली सिमिलर सिम्टम्स के साथ। तो लो मेटाबॉलिक रेट हो, ड्राई स्किन हो, पफी आईज हो, ये आपने बताना है कि ये मिक्स एडिमा के अंदर होता है जब थायरोक्सिन का लेवल लो होता है, ठीक है। थायरोक्सिन का लेवल लो होता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और इसके अलावा आपने ये भी बताना है कि थायरोक्सिन का लेवल एक तो कंजेनिटली लो हो सकता है जिसकी वजह से क्रिटिनिज्म होगा, लेकिन क्रिटिनिज्म के अंदर फिर ये सिम्टम्स नहीं आएंगे, पफी आईज, ड्राई स्किन, बच्चे में थोड़ी होगा ये सब। तो मिक्स्ड एडिमा अडल्ट स्टेज के अंदर जब आपका थायरोक्सिन डेफिशिएंट होता है तो आपने बताना है कि ये चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। लो मेटाबॉलिक रेट एक बड़ा हाई सिम्टम है जो इस चीज से आपको अवेयर करता है। तो क्या ये सवाल आपके सिलेबस में से था? बिल्कुल आपके सिलेबस में से था। आगे मूव करते हैं। चूज द वन रिलेटेड टू हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, पैराथायरोक्सिन हार्मोन का काम ये होता है कि ये आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम को डलवाता है। जब इस कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर लो होता है तो पैराथायरॉयड हार्मोन अपने एक्शन के अंदर आ जाता है। अब वो ये कह रहा है उसकी हाइपोसिक्रीशन हो, मतलब कम, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम जाना बंद हो जाएगा, और जब ब्लड के अंदर कैल्शियम जाना बंद हो जाएगा तो हमें सिचुएशन जो नजर आएगी वो टेटनी की होगी, ठीक है, बोन्स ब्रिटल हो जाएंगी। तो याद रखिएगा इसमें आपने बताना है टेटनी की सिचुएशन हो रही होगी, किडनी स्टोन नहीं, हाइपरकैल्सीमिया तो बिल्कुल नहीं, वीकनेस ऑफ मसल्स भी आंसर नहीं होगा। चूज द मिसमैच्ड पेयर, बड़ा ही आसान सवाल। मिसमैच्ड पेयर, गलत ऑप्शन को तलाश करना है, सही को एलिमिनेट कर दें। आईसीएसएच इंटरस्टिशियल सेल पे एक्ट करता है, बिल्कुल ठीक है, नाम में ही है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा। एस्ट्रोजन इनहिबिट करेगा एफएसएच को, बिल्कुल ठीक बात है। एलएच ओव्यूलेशन करवाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। गिराफियन फॉलिकल, प्रोजेस्टेरॉन नहीं, गिराफियन फॉलिकल का एस्ट्रोजन के साथ रिलेशन होता है, प्रोजेस्टेरॉन के साथ आपका कॉर्पस लूटियम का रिलेशन होता है। एस्ट्रोजन सर जाती है गिराफियन फॉलिकल की वजह से, ठीक है। तो इसमें जो आंसर हमने लगाना है गिराफियन फॉलिकल का प्रोजेस्टेरॉन के साथ, ठीक है। आगे मूव करें अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। Which of the following is an example of negative feedback mechanism? एक चीज रह गई, क्या ये सवाल आपके सिलेबस में से था? बिल्कुल आपके सिलेबस में से था, ठीक है। आगे मूव करें। Which of the following is an example of negative feedback mechanism? देखें, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स ड्यूरिंग वुंड हीलिंग। याद रखिएगा प्लेटलेट का काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग करवाना, और जब एक प्लेटलेट आता है और अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही हो तो ये पॉजिटिव स्टिमुलस देता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है बाकी प्लेटलेट्स को ताकि वो आए एग्रीगेट करें और ब्लड क्लॉटिंग करवाएं। तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। लेबर कॉन्ट्रैक्शन, ये तो आपकी बुक्स के अंदर है, बिल्कुल है। कंट्रोल ऑफ बॉडी, सॉरी मिल्क सेक्रेशन ड्यूरिंग सकलिंग, बिल्कुल, एक दफा बेबी जब सक करेगा फर्स्ट
फीडिंग के अंदर तो उसमें क्लोस्ट्रम मिल्क बार बार रिलीज होगा। कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर नहीं, ये आपकी बुक्स के अंदर एक चार्ट के अंदर, पंजाब वाली बुक के अंदर मौजूद है, जिसमें आपको एक पूरा चार्ट बना के दिखाया है कि कैसे थायरोक्सिन की वजह से बॉडी टेम्परेचर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल हो रहा होता है, और उसने उसी की एग्जांपल पूछी हुई है डायरेक्ट बुक से सवाल। तो क्या ये सवाल आपके सिलेबस में से था? बिल्कुल आपके सिलेबस में से था। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Most of the carbon dioxide in blood is transported as bicarbonate ions. Choose the event not taking place during gaseous exchange at टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें, टिश्यूज को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कहता है फॉर्मेशन ऑफ H हीमोग्लोबिन, एसिडिक हीमोग्लोबिन, बिल्कुल ये होता है। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, बिल्कुल होता है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन नहीं भाई, यहां पे लिखना चाहिए था डिसोसिएशन जो है ऑक्सीहीमोग्लोबिन की। अगर इस ऑप्शन में ये बात लिखता तो ये बात सही हो जाती। क्यों? क्योंकि डिसोसिएशन होगी ऑक्सीहीमोग्लोबिन की, तो आपने बताना है HbO2 से डिसोसिएशन होगी हीमोग्लोबिन की और ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन दफा हो जाएगा टिश्यू लेवल के अंदर, और ये जो हीमोग्लोबिन है ये ब्लड के अंदर ही रह जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं होती, डिसोसिएशन होती है। क्लोराइड शिफ्ट तो होगा ही होगा, यही तो आपका हैमबर्गर फिनोमेना है। तो आपने बताना है जो नहीं हो रहा, नॉट टेकिंग प्लेस, तो आंसर क्या होगा? चार्ली। क्या ये सवाल सिलेबस में से था? बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस के टॉपिक से था, बिल्कुल आपके सिलेबस में से था। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले इस गंद को रिमूव करते हैं तो यहां पर हमारे पास मौजूद है। देखें यहां पर क्या कह रहा है 42 क्वेश्चन के अंदर। मुझे ये बताओ कि ये जो एक्स मैंने बना रखा है ना, ये वाला, ये जो एक्स बना हुआ है, ये वाला, ये एक्स है, ये आपको नजर आ रहा है इंटर न्यूरॉन है, साइनैप्स बना रखा है सेंसरी न्यूरॉन के साथ। कहता है सब इससे रिलेटेड सही बातें हैं, एक बात रिलेटेड नहीं है, वो मुझे बताओ कौन सी है। तो याद रखिएगा सब रिलेटेड है, जो चीज नहीं रिलेट करती इट पासेस इंफॉर्मेशन टू ब्रेन। याद रखिएगा, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सीएनएस के अंदर जा बजा आपको इंटर न्यूरॉन्स ही नजर आ रहे होते हैं। कहता है इट पासेस इंफॉर्मेशन टू सेंसरी न्यूरॉन। क्या ये बात ठीक है? जिसने रिफ्लेक्स सेक्शन का टॉपिक अच्छे से समझ रखा है उसको पता है कि सेंसरी न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है, इंटर न्यूरॉन से वापस सेंसरी न्यूरॉन के अंदर नहीं इंफॉर्मेशन जाती। तो ये जो लिखा हुआ है ना इट पासेस इंफॉर्मेशन टू, ये उल्टी बात की हुई है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, यही रिलेटेड नहीं है और एक्सेप्शन हमें मिल गई। इट साइनेप्सिस विद एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, बिल्कुल आपको नजर आ रहा है साइनेप्स बना रखा है यहां पर। इट इज प्रेजेंट इन ग्रे मैटर, बिल्कुल ये स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर है, सारा का सारा बटरफ्लाई शेप होता है, और बाहर की तरफ व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर के अंदर अनमाइलिनेटेड, व्हाइट मैटर के अंदर माइलिनेटेड। तो आंसर क्या होगा? बीटा। आगे मूव करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स? क्या ऊपर वाला सवाल आपके सिलेबस में से था? बिल्कुल आपके सिलेबस में से था। ठीक है, आगे मूव करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है? पहले सवाल के अंदर लिपिड्स का फंक्शन पूछा, अब प्रोटीन्स का फंक्शन पूछ रहा है। तो देखें, रेस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं, ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स लिपिड्स का काम होता है, एलिमिनेट कर दें। प्रिवेंशन ऑफ फ्रीजिंग ड्यूरिंग कोल्ड वेदर नहीं, अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड्स का काम होता है, एलिमिनेट कर दें। मूवमेंट ऑफ आयंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, ये आपके लिपिड्स का और कोलेस्टेरॉल का काम होता है, एलिमिनेट कर दें। तो मूवमेंट ऑफ आयंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, ये आपको याद होगा एक सोडियम पोटेशियम पंप आपने पढ़ रखा है, वो प्रोटीनेशियस होता है, और एक इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है जो सोडियम, 3 सोडियम को बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ लाती है, तो मूवमेंट तो करवाती है। आगे सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्या ये सवाल आपके सिलेबस में से था? बिल्कुल सिलेबस में से था भाई, बड़ा आसान सवाल। ठीक है, आगे मूव करते हैं। लिजर्ड डीअटैचेस इट्स टेल व्हेन अटैक्ड बाय प्रेडेटर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक लिजर्ड अपने डेवलपमेंट के दौरान जब वो एक प्रेडेटर से अटैक होगी तो अपनी टेल को रिमूव कर देती है। भाई ये डेवलपमेंटल चेंजेस आपके ऑटोलाइसिस के अंदर नजर आते हैं। लाइसोसोम के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, ऑटोफेगी नहीं होगा, ये तो अपने सेल को मारना होता है। फेगोसाइटोसिस भी नहीं होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी नहीं होगा, ये तो एक्स्ट्रासेलुलर बाहर एलिमिनेट हो रही है। तो हम कहते हैं ना कि आपको पता है जब ह्यूमन एम्ब्रियो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसकी भी एक टेल होती है, लेकिन वो एम्ब्रियोनिक लाइफ से निकलने के बाद वो टेल रिमूव हो जाती है। वो टेल रिमूव क्यों होती है? इसी ऑटोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू। एक लिजर्ड को अगर एक प्रेडेटर ने अटैक कर दिया है तो वो अपनी कैसे टेल को रिमूव करेगी? ऑटोलाइसिस के थ्रू ही रिमूव करेगी। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे हाथों के दरमियान भी खाल होती है, डेवलपमेंटल प्रोसेस के दौरान वो खाल जब रिमूव हो जाती है, वो रिमूव जब होती है तो वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है? ऑटोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू ही होती है, और वो किन ऑर्गेनेलिस की मदद से होती है? लाइसोसोम की। क्या ये सवाल सिलेबस में से था? बिल्कुल आपके सिलेबस में से था। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चूज द ऑप्शन शोइंग द करेक्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आपके सिलेबस में बिल्कुल मौजूद है, साइटोस्केलेटन आपके सिलेबस में मौजूद है, माइक्रोट्यूब्यूल। देखिए जो सेल वाला चैप्टर है ना, वो तो पूरा का पूरा खड़का दे, मैं कह रहा हूं उस पूरे चैप्टर को कर लें, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो ऑर्गेनेलीज उसने नहीं मेंशन की हुई आपके सिलेबस में, उसमें सवाल डाल दे। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के हवाले से क्या बात सही है, इसमें आपको पता है ये फेडरल की इंफॉर्मेशन है। ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं होती तो जहां जहां ट्यूबुलिन लिखा हुआ है उसको एलिमिनेट कर दें, ठीक है। विमेंटिन बिल्कुल होती है। और आपको यह भी पता है कि साइटोस्केलेटन और इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल वॉल, ये तीन ऑर्गेनेलीज वो होती हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ये मैंने भी आपको बात बता रखी है और आपको पता भी है कि साइटोस्केलेटन सेल का खुद का स्केलेटन होता है जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसका आंसर क्या होगा, अल्फा। डायमीटर वाले ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपको डेफिनेटली नहीं पता होगा। तो अल्फा ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा करेक्ट। आगे मूव करते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर इन्वॉल्वड इन। देखें न्यूक्लियोप्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड और कॉन्जुगेशन ऑफ प्रोटीन्स के साथ बनती हैं। वो ये कह रहा है वो किस में इन्वॉल्व होती हैं, सेल टू सेल रिकॉग्निशन नहीं, ये तो ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स का काम है। सेल सरफेस मार्कर्स जब बनते हैं, पासिंग हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, बिल्कुल ये जो हेरेडिटरी वाले सारे काम होते हैं ना, ये न्यूक्लियो वाले ही काम सारे करवा रहे होते हैं। इंश्योरिंग फास्ट स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स नहीं, ये तो माइलिनेशन का काम होता है, आपके लिपिड्स का काम होता है। एक्टिंग एज सेल सरफेस मार्कर, एक ही अल्फा डेल्टा एलिमिनेट कर दें, तो आंसर क्या होगा, बीटा। क्या ये सवाल आपके सिलेबस में से था, आपने याद रखना है, बिल्कुल ये आपके सिलेबस में से था, ठीक है। आगे मूव करते हैं, एक चीज रह गई, क्या ये सवाल आपके सिलेबस में से था, एज सच डायरेक्टली तो सिलेबस में से नहीं था, लेकिन हम फिर भी इसको यस की कैटेगरी के अंदर लाएंगे। क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएट फिलामेंट साइटोस्केलेटन का आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। If a reproductive cycle of female starts on 10th of July, the ovulation is most likely to occur on। देखें क्या मजे का सवाल उसने आपके पेपर के अंदर दिया है। आपको हमने जो प्रैक्टिस करवाई है वो हमेशा ये करवाई है कि आपके पास अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की दे रखी है, 30 डेज की दे रखी है, तो आपने ओव्यूलेशन का डे कैसे निकालना है, 14 को माइनस कर देना है, ठीक है। 14 को माइनस करेंगे तो आपके पास ओव्यूलेशन का डे आ जाएगा। उसने क्या किया कि उसने बताया रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट हो रही है 10th ऑफ जुलाई, तो ओव्यूलेशन जो है वो किस डेट पर होगी मुझे बता दो। आपने क्या करना है कि क्या आपने करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ 14 डेज को जो है वो ऐड कर देना है, और 14 डेज को जब आप ऐड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ओव्यूलेशन किस दिन पर हो रही होगी। आपने बताना है 24 जुलाई पर हो रही होगी, 1 अगस्त नहीं, 28 जुलाई नहीं, 5 अगस्त भी आंसर नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो उन्हीं 14 दिनों को आपने ऐड कर देना है, क्योंकि वो 14 दिन आपके ल्यूटियल फेज के कंफर्म फेजेस में से आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास 24 जुलाई। Which of the following would be produced as a result of reduction division during gametogenesis? याद रखिएगा कि reduction division हम meiosis 1 को बोलते हैं, meiosis 1 को बोलते हैं। तो क्या ऊपर वाला सवाल आपके सिलेबस में से था, बिल्कुल आपके सिलेबस में से था, बस उल्टी तरह से पूछ लिया, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं, which of the following would be produced as a result of reduction division? याद रखिएगा reduction division होती है जब आपके पास 2n से n की तरफ डिवीजन हो। तो आपने बताना है रिडक्शन डिवीजन के नतीजे में प्राइमरी oocyte में कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं हुई हुई, गोनियम में भी नहीं हुई हुई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी नहीं हुई हुई, सारे डिप्लॉयड है। जो है एक हैप्लॉयड आपको नजर आ रहा है वो सेकेंडरी oocyte। देखें सवाल को ऑल्दो मुश्किल रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन ऑप्शंस कितने आसान बनाए हुए हैं। आप पढ़े गोनियम 2n है, प्राइमरी oocyte 2n है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n है, तो मेरे पास एक ही तो ऑप्शन है जो सिंगल हैप्लॉयड है, तो आंसर क्या होगा, सेकेंडरी oocyte। आगे मूव करते हैं, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्पल एंड टर्मिनल फ्लावर। अब देखें यहां से इनहेरिटेंस के सवाल शुरू हो रहे हैं, उससे पहले एक चीज कर लेते हैं। क्या ऊपर वाला सवाल आपके सिलेबस में से था, बिल्कुल जा बजा आपके सिलेबस में से था, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे यस। नीचे वाला सवाल भी इनहेरिटेंस से है, तो उसमें हम पहले ही लिख लेते हैं कि वो आपके सिलेबस में से है, और ये नीचे वाला सवाल भी आपके सिलेबस में से है, ठीक है। अब देखते हैं सवालों के जवाब क्या कुछ हो रहे होंगे। इसको क्या हो गया, तो यहां पर हम इसको रिमूव करते हैं और मूव करते हैं, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्पल एंड टर्मिनल फ्लावर इन पी प्लांट इन F2। देखें F2 तक जाना है, तो ये तो हमें पता चल गया, उसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है, पता चल गया। इफ वी क्रॉस ब्रीड पर्पल एक्सियल फ्लावर प्लांट विद व्हाइट टर्मिनल फ्लावर प्लांट, देखें पर्पल कैरेक्टर और एक्सियल कैरेक्टर आपका एक डोमिनेंट कैरेक्टर होता है पी प्लांट का, और व्हाइट कैरेक्टर और टर्मिनल होना ये दोनों आपके रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं। तो दो, ये आपके पास एक पेरेंट है F1 P1 का, और ये आपके पास एक पेरेंट है, तो इन दोनों को पहले क्रॉस करवाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग
जब भी आपके पास डोमिनेंट का रिसेसिव के साथ क्रॉस करवा जाएगा और वो ट्रू ब्रीडिंग होंगे तो आपके पास F1 के अंदर जो इंडिविजुअल्स आएंगे वो सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करने वाले होंगे विद द डिफरेंट जीनोटाइप। अब अगर मैं ये कहूं आपके पास सिर्फ डिटेल में सिर्फ आप लोगों के लिए सॉल्व कर लो, हालांकि बड़ा आसानी से सवाल के जवाब तक पहुंचा जा सकता है। याद रखिएगा पर्पल जो होगा उसमें कैपिटल P, एक्सियल के लिए मैं कैपिटल A लिख रहा हूं, और व्हाइट है रिसेसिव है तो हम लिखेंगे स्मॉल p, और टर्मिनल है तो स्मॉल a। इन दोनों को क्रॉस करवाऊंगा तो सारे इंडिविजुअल जो होंगे वो हमारे पास कैपिटल P, स्मॉल p, कैपिटल A, स्मॉल a। और आपको पता है ये सारे के सारे इंडिविजुअल्स कैसे होंगे, पर्पल होंगे और एक्सियल फ्लावर्स होंगे, ठीक है, पर्पल एक्सियल। अब वो ये नहीं कह रहा कि आप मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, ये तो F1 आ गई, वो कहता है F2 तक जाओ और F2 में मुझे बताओ कि इस पर्पल एंड टर्मिनल फ्लावर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि रिकॉम्बिनेंट इंडिविजुअल है ये, और रिकॉम्बिनेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो प्रोडक्ट रूल से आइडेंटिफाई की जाती है। टोटल हमारे पास आएंगे 16 इंडिविजुअल्स, लेकिन जो F1 जो आपके पास मेंडल का पहला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्रॉस था वो यूनिवर्सल क्रॉस है, उसके थ्रू आपने निकालना है कि पर्पल चूंकि डोमिनेंट है तो आपके पास 3 आएगा आउट ऑफ 4, और आपके पास जो टर्मिनल है वो एक रिसेसिव है वो 1 आएगा आउट ऑफ 4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/16 आंसर आ जाएगा। और यही आपको पता है कि 9331 के रेशो से मेंडल ने साबित किया था कि डोमिनेंट जो होंगे पूरे के पूरे, मतलब ट्रू ब्रीडिंग डोमिनेंट, वो सॉरी ट्रू ब्रीडिंग नहीं, डोमिनेंट रखने वाले पेरेंटल टाइप वो 9 होंगे, रिकॉम्बिनेंट ये दोनों होंगे, और ये जो आपके पास 1 है ये आपके पास रिसेसिव वाला होगा, ये वाला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा ये हमने निकाल भी लिया, 3/16, ठीक है। आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारे पास इसको पहले रेस करते हैं यहां पर, और इसके अलावा हम यहां पे इस सवाल के जवाब की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बड़ा एक मजे का सवाल है, इसमें ट्रिक क्या खेली है आपके साथ मैं बताता हूं। अ कैरियर फीमेल फॉर हीमोफीलिया, कैरियर फीमेल है तो यहां पर हम लिख लेते हैं X कैपिटल H, X स्मॉल h। फिर कहता है इज मैरिड टू एन अफेक्टेड मेल, मेल अफेक्टेड है X स्मॉल h Y। इसको पहले रेस कर देते हैं यहाँ पे 4 को और ये 1 को। तो याद रखिएगा कि आगे हमारे पास क्या हो रहा होगा कि आपने बताना है व्हाट वुड बी द प्रोबेबल परसेंटेज फॉर देयर सन्स टू बी अफेक्टेड। देखें सिर्फ और सिर्फ सन्स में से बताना है, तो इसके जो जीनोटाइप बनेंगे वो, सॉरी मैं डायरेक्टली अब आपके पास इंडिविजुअल बना रहा हूं, X कैपिटल H, X स्मॉल h, X कैपिटल H और Y, X स्मॉल h, X स्मॉल h और X स्मॉल h और Y। अब देखें 2 डॉटर्स हैं और 2 आपके पास सन्स हैं। मैं क्या करूंगा, ये देखूंगा कि सन्स में से क्या प्रोबेबिलिटी अफेक्टेड होने की। ये देखें ये एक डॉटर है, ये कैरियर है, ये एक सन है और अफेक्टेड नहीं है, ये एक डॉटर है अफेक्टेड है, ये एक सन है ये अफेक्टेड है। देखने से तो ऐसा लगेगा 100 में से ये अफेक्टेड है और ये अफेक्टेड है, तो आंसर होगा क्या कहेंगे हम 50%, सॉरी 25%, क्योंकि सन्स की बात कर रहे हैं। लेकिन आपने इस सवाल में क्या करना था, इसको पहले सही करके लिखते हैं क्योंकि इसमें सन्स का पूछा हुआ है ना, तो देखने से ऐसा लग रहा है 100 में से 25% सन्स जो है वो अफेक्टेड है। लेकिन याद रखिएगा ये 25%, ये 25% चिल्ड्रन अफेक्टेड है। लेकिन अगर सन्स में से मैंने सिर्फ और सिर्फ देखना होगा तो इसको पकड़ना है और इसको पकड़ना है। अब ये मिलके 100% बना रहे हैं, अब इन 100% में से देखूं तो ये अफेक्टेड नहीं है, ये अफेक्टेड है, तो आंसर क्या होगा 50%, ठीक है। आंसर क्या होगा 50%, तो आंसर हमने यहां पे मार्क कर देना है। आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो देखिए कितने आसान सवाल दिए हैं, मैं कह रहा हूं कुछ मुश्किल अभी तक मुझे तो नजर ही नहीं आया। जो चीजें मुश्किल नजर आई उनको मैं ऊपर छोड़ के आ गया हूं, बिल्कुल उनको सेकंड राउंड के अंदर आप ही की तरह सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। देखें जो रिलेट करता है उसको एलिमिनेट कर दें। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या आपके सिलेबस में है? बिल्कुल आपके सिलेबस में से है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स। भाई क्या ये ऑप्शन है आपको पता है रिलेट करता है? आई ए एंड आई बी आर कोडोमिनेंट, बिल्कुल आपको पता है। आई डजंट कोड फॉर एनी एंटीजन, बिल्कुल आपको पता है डजंट कोड फॉर एनी एंटीजन। ये तो एक आपके पास जीन है, ठीक है, अलील होता है और इसकी फर्दर म्यूटेशंस के थ्रू अलील्स प्रोड्यूस होती हैं, खुद किसी एंटीजन के लिए कोड नहीं करता। इट ओबेज मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, नहीं, यहां पे आके जो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है वो फेल हो जाता है मल्टीपल अलील्स के केस के अंदर। तो आंसर क्या होगा? डेल्टा। आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर पैटर्न बाल्डनेस। देखें पैटर्न बाल्डनेस जो होता है वो आपके पास एक सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट होता है और ये सेक्स लिंक्ड नहीं होता, ठीक है। एलिमिनेट कर दें इस ऑप्शन को। कहता है ऑकर ड्यू टू हार्मोनल डिफरेंस बिटवीन सेक्सेस। अब ये वो सवाल है जिसके अंदर 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं, नम्स को यहां पे ग्रेस देना पड़ेगा। 2 ऑप्शन जो है यहां पर करेक्ट है, मैं बताता हूं कैसे। एक तो ये कि ये ऑकर होता है हार्मोनल डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सेस के थ्रू, ठीक है बिल्कुल। हेटेरोजाइगस मेल इज नॉर्मल,
याद रखिएगा हेटेरोजाइगस मेल जो नॉर्मल, ये जो बात की हुई है गलत की हुई है, क्योंकि हेटेरोजाइगस मेल अफेक्टेड होगा, कहता है हेटेरोजाइगस फीमेल इज नॉर्मल, ये बिल्कुल ठीक बात की हुई है और ये भी ठीक है, तो नम्स को यहां पे ग्रेस देना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों ऑप्शन जो है वो सही हैं, एक बीटा बी और एक डेल्टा बी हार्मोनल डिफरेंसेस के थ्रू भी होता है और हेटेरोजाइगस फीमेल नॉर्मल भी होती है, दोनों बातें ठीक हैं। आगे मूव करते हैं। यू मस्ट हैव ऑफ्टन हर्ड अबाउट द हैमस्ट्रिंग इंजरी ऑफ प्लेयर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हैमस्ट्रिंग मसल्स। याद रखिएगा फेडरल के स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूं, हैमस्ट्रिंग मसल्स जो हैं वो डेफिनेटली आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड हैं और इसके बारे में आपको ये भी पता है कि ये लेग के फ्लेक्सर मसल्स होते हैं, ठीक है, फ्लेक्सर मसल्स होते हैं। और अगली जो बात है ना इस हवाले से, इट इज एन एक्सटेंसर मसल, ये तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है, ये तो आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है, इट्स इंसर्शन इज ऑन टिबिया, बिल्कुल, ये जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं ये इशियल टिबरोसिटी से ओरिजिनेट करते हैं और इंसर्ट होते हैं टिबिया के अंदर जाके, ओरिजिनेट फ्रॉम पेल्विक गिर्डल नहीं, इशियल टिबरोसिटी होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम इलियम एंड फीमर, भाई मैंने अभी बताया इशियम से ओरिजिनेट होता है, तो ये दोनों बातें गलत हो गई। तो डेफिनेटली इस सवाल के अंदर हम ये कह सकते हैं, अगर आपकी बुक के अंदर ओरिजिन इंसर्शन वाली बात नहीं की हुई तो आप ऑप्शंस के हवाले से ही कह सकते हैं कि ये सवाल थोड़ा सा एम्बिगुअस बना रखा है, लेकिन हैमस्ट्रिंग मसल्स आपके सिलेबस का पार्ट है, तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि ये आपके सिलेबस में से नहीं है, ये आपके सिलेबस में से है। आगे मूव करते हैं सवाल के अंदर, चूज द करेक्ट फॉर मसल्स इन रिलैक्स पोजीशन। भाई मैं तो बगैर देखे सवाल को कहूंगा कि ये आपके सिलेबस में से है, क्योंकि चेंजेस इन मसल कॉन्ट्रैक्शन और चेंजेस इन मसल रिलैक्सेशन ये तो आपको बात हर सूरत हर एग्जाम के अंदर पता होनी चाहिए। एक्सपोज्ड बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन नहीं, ये कॉन्ट्रैक्शन के अंदर होता है जब ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस हो जाता है ओवर द एक्टिन। ब्रॉड एच जोन इन सार्कोमियर, याद रखिएगा ब्रॉड एच जोन आपकी मसल रिलैक्स्ड पोजीशन के अंदर होती है, बिल्कुल होती है, एच जोन डिसअपीयर हो जाती है कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस नहीं, ये कॉन्ट्रैक्शन के अंदर होता है। कैल्शियम रिलीज इन साइटोसोल नहीं, ये भी कॉन्ट्रैक्शन के अंदर होता है, कैल्शियम बाइंड करता है जाके ट्रोपोनिन सी के साथ, तो इसका आंसर क्या होगा बीटा। आखिरी सवाल, children of a mason do not inherit strong muscles developed by a father due to hard labor. This is an example of, भाई लेमार्किज्म को नेगेट किया यहां पर, not inheriting acquired characteristics। बिल्कुल बड़ा आसान और मजे का सवाल, यस ही इसका आंसर हो रहा होगा। अब चलते हैं उन सवालों की तरफ जिनको हमने सेकंड राउंड के अंदर सॉल्व करना था। फिर हम ये काउंट करेंगे कि कितने सवाल आपके सिलेबस के अंदर से हैं और कितने नहीं हैं। गालिबन हमने 5वां और 7वां सवाल छोड़ा था। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सवाल कोरोना वायरस वाला भी आपके सिलेबस के अंदर से कैसे है। कहता है कोरोना वायरस इज एनवेलप्ड वायरस, हैंड सैनिटाइजर्स एंड सरफेस क्लीनर्स वर रिकमेंडेड टू अवॉइड कोविड एपिडेमिक, which property of coronavirus made these products effective। कहता है कोरोना वायरस के अंदर ऐसा क्या है जिसने हैंड सैनिटाइजर को उसके अगेंस्ट इफेक्टिव बना दिया। देखें जो वायरस होता है ना उसके अंदर होता है एक कोट होता है और एक कोर होता है। कोर के अंदर मेनली दो चीजें होती हैं, एक जेनेटिक मटेरियल और उसके एंजाइम्स। अब आपको पता है कि ये जो एंजाइम्स होते हैं इनके अगेंस्ट जो सबसे खतरनाक फैक्टर होता है वो उनकी पीएच सेंसिटिविटी होती है। अगर मैं पेप्सिन एंजाइम को उठाकर स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर डाल दूं तो मर जाएगा, उसका एक्शन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि डीनेचर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आपके कोरोना वायरस की पीएच सेंसिटिविटी होती है, आपके हैंड सैनिटाइजर के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो जाकर पीएच को अल्टर कर देगा जिसकी वजह से कोरोना वायरस मर जाएगा। तो यही एक प्रॉपर्टी होती है जो सबसे इफेक्टिव होती है। हीट सेंसिटिविटी इतना इफेक्टिव नहीं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम नहीं, हाइपोटोनिसिटी बिल्कुल भी नहीं। आंसर आपने पीएच सेंसिटिविटी मार्क करना है। तो क्या ये सवाल आपके सिलेबस में से था? कोरोना वायरस आपके सिलेबस में से नहीं है, लेकिन ये पीएच वाले फैक्टर जो एंजाइम के साथ हैं ये बिल्कुल आपके सिलेबस के अंदर से हैं। आपने यस के ऑप्शन की तरफ जाना है। आगे मूव करते हैं। रिबाउंडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटनिंग द कर्ली हेयर्स व्हिच बॉन्ड टारगेटेड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब मैं पहले तो इसका कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, फिर मैं बताता हूं क्या ये सिलेबस में से है या नहीं। याद रखिएगा कर्ली हेयर्स के अंदर आपको मिलती है केराटिन प्रोटीन, और केराटिन के अंदर आपने याद रखना है कि सिस्टीन रेसिड्यूज होते हैं, और मेथियोनिन और सिस्टीन जो होती हैं वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होती हैं जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस की फॉर्मेशन के अंदर अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। और डाइसल्फाइड ब्रिजेस जब बनते हैं तो याद रखिएगा यही वो बॉन्ड्स होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू ब्रेक हो रहे होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डाइसल्फाइड ब्रिजेस, नॉट पेप्टाइड बॉन्ड, नॉट आयनिक बॉन्ड, नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डाइसल्फाइड ब्रिजेस। क्या ये सवाल आपके सिलेबस में से है? देखें ऐसे रिलेट नहीं करता तो हम इस पे नो के ऑप्शन को मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्किन बॉन्ड्स के ऊपर इफेक्टिव होते हैं। मैंने इतना एमडी के अंदर इसको पॉइंट आउट होते नहीं देखा। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारे पास?
और सवाल हम यहां पे छोड़ के आए थे प्रोबायोटिक्स वाला। प्रोबायोटिक्स इन इन्फेंट्स फॉर्मुलेट मिल्क आर द नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा टू ह्यूमंस। अब देखिए दूसरी दफा पढ़ने पढ़ना आपका ध्यान जाएगा इधर, नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा आप जहन में लाएंगे भाई ई कोलाई हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है, और ई कोलाई का काम होता है ये एक यूजफुल बैक्टीरिया होता है जो आपके पास विटामिन के की फॉर्मेशन के अंदर अपना रोल प्ले करता है, विटामिन की फॉर्मेशन के अंदर ताकि ग्रोथ हो सके बॉडी के अंदर, तो यूजफुल। प्रोबायोटिक्स उसी से डिराइव्ड है, ठीक है। नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा इन ह्यूमंस दे कीप द बेबी हेल्दी बाय डूइंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस एक्सेप्ट, याद रखिएगा प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट विटामिन्स, वो तो करता है, हेल्दी रखना है ना, किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया, अच्छा प्रिवेंट कॉलोनाइजेशन ऑफ पैथोजेंस, याद रखिएगा होता है, एनहांस करता है इम्यूनिटी को इसी एक्शन की वजह से। लेकिन आपने याद रखना है कि ये किल कभी भी नहीं करता, डायरेक्ट किलिंग में इसका कोई साइडल रोल नहीं होता, लेकिन ये प्रिवेंट जरूर करता है। तो आपने बताना है यही इसका आंसर हो रहा होगा। अब हम ये देखते हैं कि कितने सवाल आपके इन सिलेबस में से थे और कितने सवाल आपके आउट ऑफ सिलेबस थे। अब देखें इसको पढ़ के ऐसा लगता है कि ये सिलेबस में से नहीं है, लेकिन नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा वाली बात आपने पढ़ रखी है, लेकिन हम इस सवाल की तरफ यही कहेंगे कि ये एज सच सिलेबस में से नहीं था, हम इसको कह देते हैं कि ये नो था, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि प्रोबायोटिक्स की उसने बात कर दी तो हम इस चीज को यहां पर रिलेट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कितने सवाल, ये वाला सवाल तो आपके सिलेबस में से था, ठीक है, दूसरा सवाल भी आपके सिलेबस में से था, तीसरे सवाल की अगर मैं बात करता चलूं तो लेट्स सी बिल्कुल आपके सिलेबस में से है, सिलेबस में से है, ये वाला सवाल भी आपके सिलेबस में से है, ये वाला 20 सवाल आपके सिलेबस में से है, ये नहीं था, एक सवाल हमें मिल गया। अब तक हमने एक सवाल को यहां मैंने लिख लिया, एक सवाल सिलेबस में से नहीं था, कौन सा वाला, 7th क्वेश्चन आपके सिलेबस में से नहीं था, ठीक है, इसको मैंने यहां पर लिख लिया। आगे मूव करते हैं, 8वां सवाल आपके सिलेबस में से था, इनहिबिटर्स सिलेबस में से था, सिलेबस में से था, ये वाला भी आपके सिलेबस में से था, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस वाला भी आपके सिलेबस में से था। ये आपका एक सवाल है जो रह गया, प्रेजेंस ऑफ, ये आपके सिलेबस में से नहीं है, देखते ही मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपके सिलेबस में से नहीं है। प्रेजेंस ऑफ पीईपी कार्बोक्सिलेज इन C4 प्लांट्स इनेबल देम टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन ड्यू टू, देखिए एक प्रॉपर्टी होती है कि C4 प्लांट्स ने पीईपी कार्बोक्सिलेज को अपने अंदर रखा होता ताकि फोटो रेस्पिरेशन ना हो। देखें पीईपी कार्बोक्सिलेज फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो होता है वो आपने बताना है कि आपके पास स्ट्रिक्टली कार्बोक्सिलेज होता है, रुबिस्को यहां पर इसलिए एक्शन में नहीं आता क्योंकि रुबिस्को कार्बोक्सिलेज भी होता है और आपके पास ऑक्सीजनेज भी होता है, तो स्ट्रिक्ट एक्शन जो होता है वो कार्बोक्सिलेज का होता है, पीईपी कार्बोक्सिलेज बीइंग स्ट्रिक्टली कार्बोक्सिलेज अनलाइक रुबिस्को व्हिच इज बोथ द कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। तो प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन हाई कंसंट्रेशन नहीं, एब्सेंस ऑफ रुबिस्को नहीं, हाई यील्ड ऑफ एंजाइम बिल्कुल भी नहीं, तो आंसर क्या होगा, चार्ली। लेकिन ये सवाल आपके सिलेबस में से नहीं है, तो अब तक 2 हो गए, एक आपका 7th क्वेश्चन और एक आपका 12th क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में से नहीं था। आगे मूव करते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ, ये आपके सिलेबस में से है, इसको हमने देखा बच्चा, तो फॉलोइंग वायरसेस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम बिल्कुल आपके सिलेबस में से है, एन एंजाइम इज कैपेबल ऑफ एक्टिंग ऑन अ वाइड रेंज बिल्कुल आपके सिलेबस में से है, सिलेबस में से है। ये प्रोबायोटिक्स वाला मैंने आपको कहा कि आपके सिलेबस में से नहीं है, तो हम इस 17 को यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। 18वां सवाल भी आपके सिलेबस में से है, 19th भी आपके सिलेबस में से, 20 भी, 21 भी, 22 भी, 23 भी, 24 भी, 25 की बात करूं बिल्कुल है, 25 हो गया, 26 भी, 27 भी, 28 भी, 29 भी, 30 भी, 31 भी आपके सिलेबस में, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 चूज द बिल्कुल आपके सिलेबस में से है, 39 भी आपके सिलेबस में से है, 40 भी सिलेबस, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, यानी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे सवाल नजर आए जो आपके सिलेबस में से, प्रोबायोटिक्स वाला भी मैंने खुद आपकी खुशी के लिए सिर्फ ऐड किया, वरना वो थोड़ा सा सोचने पर सेकंड राउंड के अंदर आप हल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस वर आउट ऑफ सिलेबस, तो बाकी के जो 52 क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने थोड़ा सोच के समझ के ठीक क्यों नहीं किए। मेरा सवाल ये है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक बात की कि बायो का पोर्शन टफ आया, ठीक है, मान लिया टफ आया, इन 3 क्वेश्चंस की वजह से टफ आ गया, और आप लोग ये भी सोच कर गए हुए थे कि डायरेक्टली बुक लाइंस आ रही होंगी, लेकिन उसने थोड़ा सा क्लिनिकल ओरिएंटेड क्वेश्चनिंग की कि भाई ये ना हो तो क्या हो जाएगा। ठीक है, ये भी माना कि अनएक्सपेक्टेड आया और 3 सवाल जो हैं वो आपके आउट ऑफ सिलेबस आए। तो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में जो बंदा अपने नर्व्स पर काबू करके ये सोच के कि अगर पेपर मेरे लिए मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है, सोच कर बैठता है और अपने पेपर को अटेम्प्ट करता है, वही बच्चा आउट परफॉर्म करता है उन स्टूडेंट्स को जिसको दूसरे स्टूडेंट्स की साइकी पढ़नी आती है। क्यों? क्योंकि आप सब एक कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर बैठे हुए हैं। अगर मेरा माइंडसेट
देखते ही पेपर को ऐसा होगा कि भाई ये क्या पेपर आ गया। तो हर स्टूडेंट का पहला इंट्रूसिव थॉट यही निकलता है, अगर कोई स्टूडेंट ये पढ़ ले और अपनी नर्व्स पर ये सोच के काबू कर ले कि बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी ये एग्जाम मुश्किल है, अगर बायो का पोर्शन मेरे लिए मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है, ये सोच ले, तो उसकी वजह से वो अपने उन स्टूडेंट्स को आउट परफॉर्म कर रहा होता है। यही आपने देखा होगा कि मैंने 3 सवाल छोड़े थे और मैंने उनको बाद में जाकर सेकंड राउंड के अंदर हल किया। डेफिनेटली मुझे भी उन 4 क्वेश्चन में ऐसा लगा कि भाई ये तो बड़े अजीब से सवाल, इनको थोड़ा दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो यही आपने करना था कि आपने सिर्फ इतने सवाल सॉल्व करके पहले राउंड के अंदर थोड़ा सोच सोच के, मैक्सिमम आपको पूरा का पूरा 2.5 घंटा मिलता है नम्स के अंदर, 230 आवर्स का टाइम मिलता है, या अगर 2 घंटे का भी मिलता है तो उसमें 1 घंटा अगर बायोलॉजी के ऊपर लग भी गया तो आगे जल्दी आपका केमिस्ट्री का पोर्शन हल होगा, फिजिक्स का पोर्शन हल होगा। क्यों? क्योंकि उनके आप लोगों ने बताया कि पेपर इस बायो के रिस्पेक्टिव से आसान आए थे। तो आपने सिर्फ और सिर्फ अगर बायो के पोर्शन में शुरू वाला टाइम लग भी गया तो उन 3 क्वेश्चंस के अलावा जितना टाइम था अपने बाकी पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए लगाना था। डिफरेंट स्टूडेंट की साइकी पढ़ के अपनी साइकी को मेंटेन करके नर्व्स पर काबू करके पेपर को अटेम्प्ट करना था। और यही चीज आपने नम्स के एग्जाम से लर्न की कि अनएक्सपेक्टेड होना होगा आपके साथ, अनएक्सपेक्टेड काम होगा आपके साथ। पेपर में 3 से 4 सवाल मुश्किल आएंगे, आउट ऑफ सिलेबस आएंगे, लेकिन उसमें स्मार्टली रिएक्ट करना है, नर्व्स पर काबू रखना है और दूसरे स्टूडेंट्स के बारे में सोचना है कि भाई सबके लिए मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है। आपने खुद देखा कि मैंने आपके सामने एफिशिएंटली किस तरीके से पेपर को सॉल्व किया, एक तरीके से बिल्कुल एक पेस कंपोजर के साथ पेपर को सॉल्व किया। 4 सवाल छोड़े भी आपके सामने कि मैं उनको सेकंड राउंड में, ताकि आप लोगों के बिल्कुल लेवल पर जाकर मैं सॉल्व करूं सवालों को। और आपको मैंने ये भी बताया कि आपके कहां से ये सवाल उसने एक्सट्रैक्ट किए हैं, हर चीज मैंने आप लोगों को बताई। इस पेपर से स्टूडेंट सीखना है, ये नहीं कहना कि इस पेपर से कुछ नहीं मिला आपको। पेपर के मुश्किल आने से भी आपको कितना कुछ सीखने को मिला। अगर मैं आपकी जगह होता ना और मेरा एक टीचर मुझे ये वाली बात बता रहा होता कि बेटा आपने कुछ सीखना है, मैं उसकी किसी बात को पिक ना करता, मैं उसकी सिर्फ और सिर्फ एक बात को पिक कर लेता कि मुझे मेरे टीचर ने ये कहा कि मुझे इस पेपर से ये सीखने को मिला कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जिंदगी में, क्या कंपेटिटिव एग्जाम को तो छोड़ दें, जिंदगी में कभी भी आ सकती है, तो मैं उस टीचर को एक बात को पिक कर लेता। तो मैंने आज आपको ये बात बताई, पेपर अटेम्प्ट करवा के दिया। अब मैटर यही करेगा कि आप में से कौन इस बात को पिक करता है और एमडी कैट के पेपर के अंदर इस्तेमाल करता है। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।